गुरु में है मधुरता, गुरु में है निश्चलता, गुरु का आशीर्वाद हो तो पक्की हो सफलता। आज मेरा यह परम सौभाग्य है कि हम सब की गुरु प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर सुचित्रा मैम का मुझे स्वागत व परिचय देने का अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि डॉक्टर सुचित्रा मैम किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी औपचारिकता निभाते हुए मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर सुचित्रा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट VYT PG ऑटोनोमस कॉलेज दूर छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। मैम को अपनी कई अवार्ड्स को से मैम को नवाजा गया है, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर अंबेडकर प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड इन 2014 में मिला, नेशनल एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड 2021, मोस्ट आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड 2021। इनके अलावा भी कई अवार्ड से मैम को सम्मानित किया गया है। साथ ही मैम ने कई रिसर्च प्रोजेक्ट में भी काम किया है। मैम को 39 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। इसके अलावा 60 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स पे हो चुके हैं। इनकी कई बुक भी पब्लिश्ड, जिसमें ग्रामीण विकास और गैर सरकारी संगठन मानक पब्लिकेशन न्यू दिल्ली 2014। इसके साथ ही 64 पेपर प्रेजेंटेशन नेशनल एंड इंटरनेशनल सेमिनार में दिए हैं। कई आर्टिकल्स, सेमिनार में रिपोर्ट राइटिंग भी लिखी है। 5 अकादमिक संस्थाओं की लाइफ मेंबरशिप भी है। महोदय जी का जितना परिचय दिया जाए उतना ही कम होगा। मैम को आमंत्रित करने से पहले मैं चंद पंक्तियों द्वारा मैम का स्वागत करना चाहूंगी। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। आज का व्याख्यान मैम का रिपोर्ट राइटिंग पे है। मैं मैम को सहृदय सम्मान के साथ उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। धन्यवाद शिवानी। इतना अच्छा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक यात्रा है जो मेरी चल रही है और लगातार चल रही है। और मैं तो ये सोचती हूँ कि जब यात्रा की शुरुआत होती है तो उसका अंत कहाँ होगा ये किसी को भी नहीं मालूम, बस चलते जाना है और वो हम चल रहे हैं। तो इसी क्रम में आज मेरा आखिरी है, और कहते हैं जो सबसे अंत में होता है उसको बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि सबका संयम और धीरज और पेशेंस कई बार चुकने लगता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि कहीं बोर ना करूं। और क्योंकि 7 दिन से चल रहे इस वर्कशॉप में, जो कि 4 संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया है, तो सबसे पहले तो मैं आयोजकों को बधाई देती हूँ कि इतनी शिद्दत से उन्होंने मेहनत जो की है उसके परिणाम दिख रहे हैं। लगातार मैं बच्चों के सब पढ़ती हूँ कमेंट्स वगैरह, तो मुझे लगता है कि आयोजकों को बहुत बड़ी ये उनको बधाई देना चाहिए एक अच्छे विषय के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो हमारे श्रोता है वो सब के सब मेरे भावी समाज वैज्ञानिक हैं। तो मैं तो आप लोग का हृदय से स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ कि आप भी उन ऊंचाइयों पर पहुंचिए जहां पर एक समाज वैज्ञानिक को पहुंचना चाहिए। सबका सब मेहनत आपके साथ है, और सच पूछिए तो शोध तो एक यात्रा है और एक साधना है। मैं अपना कुछ पीपीटी शेयर करना चाहूंगी। अंशु मैडम प्लीज, है ना? दिख रहा है? हाँ, शेयर हो रहा है क्या स्क्रीन? यस मैम। यस मैम, यस मैम, दिख रहा है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। ये आज का हमारा जो मुझे जो दिया गया है, ये 7 दिन तक चलने वाले शोध का पूरा निचोड़ है कि आपने जो अब तक सीखा। जब हम यात्रा करने की शुरुआत करते हैं तो यात्रा करते वक्त हमें कितनी सावधानियां करनी पड़ती हैं, वो मैं तमाम लोगों के प्रश्नोत्तरी सेशन में देख रही हूँ कि कितने सारी हमारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं, और उन जिज्ञासाओं का हमें कैसे समाधान करना है इसके उत्तर भी दिए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उनको किस तरीके से करेंगे और कैसे, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, उसका बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आज का युग है एक्सपोजर का है। आपने क्या किया है वो आप लोगों को बताइए। तो मेरा आज का ये जो पूरा पीपीटी है इन बिंदुओं पर आधारित है। सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मुख्य इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितने प्रकार की रिपोर्ट राइटिंग होती है, किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, और इसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी शुरुआत कैसे। देखिए, हम लोग सब स्कूल में बहुत पहले, याद होगा आप लोग अपने स्कूली जीवन को याद करिए कि अब स्कूलों में कहते थे सारांश लिखिए, है ना?
टीचर कहता था कि एक ऐसे पढ़ लीजिए, उसका सारांश लिखिए, कोई कविता पढ़ लीजिए, उसका सारांश लिखिए। तो वहां से शुरुआत होती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग की। यानी जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी आपने महसूस किया, उसको आप कैसे वर्णन कर रहे हैं, ये आपके पूरे अंदर की आपकी प्रतिभा और क्षमता है। सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या लिखा गया है? का रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट of the result of an investigation or of any other or which definite information is required। मतलब ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा आपने जो काम किया। देखिए एक साधना है, मैं आपसे कह रही हूँ, तो जब हम पूरा काम कर लेंगे तो उसको हम बताएंगे कैसे? तो वो पूरे काम को बताने के लिए हमारे पास प्रमाण भी होना चाहिए। तो रिसर्च रिपोर्ट इज ए कंसिडर्ड फॉर्म ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द researcher of research work done by the researcher. It involves several steps to present the report in the form of thesis or dissertation। यहाँ पर मैं दो शब्द आए हैं, आप बिल्कुल इन अंतर को समझ लीजिएगा, क्योंकि आप सब शोध की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं या शोधोन्मुख हो रहे हैं। डिसर्टेशन अलग चीज है, थीसिस अलग चीज है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग चीज है, लेकिन राइटिंग सबकी एक जैसी होती है। उसका एक फॉर्मेट जो होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो आप ये बहुत क्लियर कर लीजिए, अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं तो आप थीसिस लिखेंगे, अगर आप कोई रिसर्च के लिए किसी एजेंसी के थ्रू या कॉलेज में काम करते हुए यदि कोई आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाएगा। एमए लेवल पे भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी जाती है, और डिसर्टेशन जो है वो और छोटे स्तर पर या तो एमए के सेकंड लेवल पे लिखी जाती है। इस सब में मूल आधार शोध होता है, लेकिन सबका नमूना, उसका खाका अलग अलग होकर के आता है। अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट राइटिंग का जो हमको लिखना है उसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो हमको क्या करता है, आपके जिसने विषय पर आपने काम किया है उस विषय पर एक ऑथेंटिक, एक पावर आपको देता है कि आप उसको बता सके कि आपने क्या किया। ये एक प्रकार का सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन है, ये कोई लेटर नहीं है, इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। इट्स अ वेल क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, इट्स अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? सबसे पहले है अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ रिपोर्ट। ये जैसे मैडम ने भी आपको बताया, आपका पर्पस क्या है बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं। अभी आगे चल के जब हम प्रकार देखेंगे तब मैं आपको और समझ में आ जाएगा मैं ऑब्जेक्टिव की बात क्यों कर रही हूँ कि हमारे रिपोर्ट लिखने का पर्पस क्या है। प्लान और रिपोर्ट मतलब आपका जो प्रतिवेदन आप तैयार करेंगे उसकी आपकी क्या योजना है। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए रिपोर्ट, आप समझ लीजिए कि आपका रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर योर रिपोर्ट, आपका जो इंफॉर्मेशन है, जो रिपोर्ट आप लिखने जा रहे हैं उससे संबंधित कहाँ कहाँ से सूचनाएं आपको प्राप्त करनी है, आपके सोर्सेस क्या है, ये बिल्कुल आपको क्लियर उसमें बताना होगा। ऑर्गेनाइज योर इंफॉर्मेशन, यानी आपने जो कुछ भी जानकारी इकट्ठी की है उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज करना का मतलब इतना सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना कि जैसे कोई कहानी पढ़ना शुरू करे और तब तक वो ना रुके जब तक कि कहानी समाप्त नहीं हो जाए। ठीक इसी तरीके से सारी सूचनाओं को आपको क्या करना है, सजाना है। मतलब एट रैंडम कहीं भी कहीं कुछ कुछ खोजना नहीं है, उसको सिस्टमेटाइज्ड करना है। यूज एन एप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ राइटिंग, यहाँ पर बहुत क्लियर करिएगा कि हम लिखने जा रहे हैं उसकी स्टाइल क्या है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अच्छी से अच्छी सामग्री अगर गलत ढंग से प्रस्तुत की जाए वो अपील नहीं करती है, और कई बार प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है कि कई चीजें छुप जाया करती हैं और पता नहीं चलता। इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्टाइल कैसी है। फिर है प्रेजेंट डेटा इफेक्टिवली, आप जो भी डेटा आपने इकट्ठा किया, अभी आपको जोशी मैडम ने बताया कि आप कैसे डाटा कलेक्शन करेंगे, आप कैसे उसका डाटा एनालिसिस करेंगे, वो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, हम आगे चल के और इसको क्लियर करेंगे। अंडरस्टैंड हाउ टू ले आउट योर इंफॉर्मेशन इन एप्रोप्रिएट वे, यानी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आपको किस ढंग से आप उसको किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एक अच्छे जो हाइपोथेसिस है, सॉरी, एक रिपोर्ट राइटिंग है वो कैसे एक अच्छी कहलाए, कि क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
हम रिपोर्ट राइटिंग तो तैयार करने का बाकी स्टेप तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपके अंदर, जैसे हम ये कहते हैं ना कि कोई शोध करने जा रहा है, स्कॉलर बनने जा रहा है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है। यानी अगर मुझसे कोई कह रहा है कि आप मेरे हाथ में 10 किलो का वेट उठाना है, तो मेरे पास उतनी एफिशिएंसी है कि नहीं है। सेम वही चीज है कि मैं रिसर्च करने जा रही हूँ और रिसर्च करने के लायक मेरे पास क्या एफिशिएंसी है कि नहीं है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि रिसर्च रिपोर्ट कैसे अच्छा हो सकता है, क्या क्या विशेषताएं इसकी होनी चाहिए। सबसे पहले तो कंसाइज होना चाहिए, सिंप्लिसिटी उसमें होनी चाहिए, बहुत सिंपल वे में। हमेशा याद रखिए, कोई बात को जितनी सरलता और सहजता से कहा जाए वह उतनी ही प्रभावशाली होती है। इसलिए कंसाइजनेस के साथ सिंप्लिसिटी होना बहुत जरूरी है, क्लियर होना जरूरी है, वेरी क्लियर। क्या कह रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से, डेटा के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से। इट शुड बी वेरी क्लियर। ऑनेस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो कुछ भी रिसर्च किया है उसमें आपने ईमानदारी रखी कि नहीं। ये ईमानदारी दूसरों के लिए नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये एक ऐसा वैल्यू है कि जब तक हम खुद अपने प्रति ईमानदार नहीं है, तब तक हम किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते। ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। तो सबसे पहले एक रिसर्चर को खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तब जाके वो डेटा के प्रति या अन्य चीजों के प्रति ईमानदार हो सकता है। उसके बाद कंप्लीटनेस, मतलब आपने ऐसा नहीं करना, पूरी रिपोर्ट राइटिंग तभी होगी जब आपका कंप्लीट हो जाए सब कुछ। मतलब आपका डेटा कलेक्शन स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, जैसे आपने कैसे टॉपिक का सिलेक्शन किया, फिर आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे किया, सारे काम स्टेप बाय स्टेप करते हुए जब आपका सारा काम हो जाए उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग स्टेज आती है। इसलिए कंप्लीट होने के बाद ही आप इस काम को कर सकते हैं। एक्यूरेसी, फैक्चुअल, यानी कि आप जो कुछ भी फैक्ट बता रहे हैं, अभी मैडम ने भी कहा ना, डाटा जो होता है वो आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। मतलब जो भी आप है, यहाँ पर आप एक चीज क्लियर करिए, नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस की बात अलग अलग है। नेचुरल साइंसेस का डेटा जो है आप लेबोरेटरी में और बहुत तरीके से ले सकते हैं, लेकिन सोशल साइंसेस में जो डेटा होता है वो पूरी सोसाइटी में बिखरा होता है। तो उस डेटा में से आपको क्या चीज लेना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा पे लेना है, ये सब डिपेंड करता है आपकी सैंपलिंग में। आपका मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत क्लियर होगा, तब ये एक्यूरेसी आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव होना, मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो चीज जैसी है उसको वैसा बताना। कई बार हम लोग करते हैं, और मैंने कई बार ऐसे देखा, हम लोग रिसर्च स्कॉलर को भी देखते हैं और प्रोजेक्ट वगैरह भी कराते हैं। तो कई बार क्या करते हैं लोग, मान लीजिए आपने क्वेश्चनेयर से डेटा कलेक्शन किया, इंटरव्यू शेड्यूल से किया, और आपके पास सपोज 40 इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुए, किसी में कोई क्वेश्चन छूट गया, तो स्कॉलर क्या करता है कि चलो छूट गया तो क्या करते हैं, हम भर देते हैं। 40 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आंसर मैंने भर दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? पर फर्क पड़ता है, जिससे रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी प्रभावित होती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को ध्यान रखें कि ये चीज होना चाहिए। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये चीज आपकी बहुत ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात जो रिपोर्ट राइटिंग में ध्यान रखने योग्य है, जब बात लैंग्वेज की आती है, यहाँ पे एक चीज छूट गई थी, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी रिपोर्ट राइटिंग मैं में नहीं लिखा होना चाहिए कि इस कार्य को मैंने किया, इस कार्य को जो है हमारा है, ये मेरा है, इस तरह के शब्द जो है नहीं आने चाहिए। ये सब आपका किस ढंग से लिखा जाए कि ये शोध कार्य किया गया है, शोधकर्ता ने ये जानने की कोशिश की है, इस शोध का उद्देश्य है, यानी कहीं पर इस तरह से मैं मुझे का प्रयोग नहीं होगा। तो अगर हम इन क्वालिटीज को ध्यान रखते हैं, तो हमारा एक रिसर्च रिपोर्ट एक अच्छा रिपोर्ट माना जा सकता है, और वो फिर बाद में प्रेजेंटेबल भी होगा। और जो आपका, अगर वो पीएचडी के लिए है, तो वो उसका फिर अच्छे से उसका असेसमेंट भी किया जा सकेगा और उस पर रिपोर्ट भी दी जा सकेगी। अब आइए हम देखते हैं कि कितने प्रकार के रिसर्च रिपोर्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि वही बात होती है कि हम लोग बहुत जगह इसका बात करते हैं, बहुत तरीकों पे बात करते हैं, पर यहाँ पर दो बातें ध्यान रखिएगा। अभी जो किसी विद्यार्थी ने, किसी स्टूडेंट ने पूछा था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा जो है उसको आप किस ढंग से देख रहे हैं, उसके लिए आपका रिसर्च डिजाइन में आपका अप्रोच बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो क्वालिटेटिव है तो अलग प्रकार की चीजें हो जाएंगी, अप्रोच आपका अलग हो जाएगा, डिजाइन आपकी अलग हो जाएगी, यानी सारी चीजें इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगी।
क्वालिटेटिव मतलब जहां पर क्यों और कैसे का उत्तर दिया जाए, और क्वांटिटी तो बिल्कुल क्लियर है जहां पे मात्रा की बात आ रही है। तो इस तरीके की जो आपका रिसर्च होगा उसके अकॉर्डिंगली आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। जनरली हम बहुत सारी कैसी बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, जो हम, ये भी एक शोध का प्रकार है, लेकिन जो शोध करते हैं उसका एक फॉर्मेटिंग होता है, वो आप उस पर नेट पे भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। जैसे मैंने एक यूजीसी का रिसर्च किया, एक मैंने आईसीएसआर का मेजर प्रोजेक्ट किया था, तो वहां पर हम लोग प्रोजेक्ट और थीसिस दोनों में अंतर है। तो दोनों का अंतर हम कभी फिर किसी में पढ़ेंगे, कभी अवसर आएगा, पर दोनों डिफरेंट है। तो वहां पर जब हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ भी रिपोर्टिंग हो रही है, तो रिपोर्टिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना, वो चीज ध्यान रखें। क्वालिटी आपकी उसकी है कि नहीं, आपने स्टेप्स फॉलो किए कि नहीं, वो सारी चीजें रहेंगी। तो अगर शोध के दौरान एक प्रोजेक्ट हो रहा है, अब ये प्रोजेक्ट हर लेवल पे होता है, कई बार इंडस्ट्रियल एरिया में भी प्रोजेक्ट होता है, कई बार जो है टेक्निकल एरिया में भी आपको इस तरह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट होते हैं। तो जिस तरह की प्रवृत्ति होगी, जिस तरह का कार्य होगा, उसके अकॉर्डिंगली उसकी रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट, जिसकी बात हम लोग कर ही रहे हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट जो जैसे आपके नेचुरल साइंसेस में होती है, कोई भी आपके नेचुरल फिनोमेना उसको लेकर रिपोर्टिंग की जाती है। फिर इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमारे आज जितने भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हैं, या जो अपराध में है, या पुलिस डिपार्टमेंट में, इस तरह के जितने भी रिपोर्ट होती हैं, वो सब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कही जा सकती है। रूटीन रिपोर्ट, जैसे हम ऑफिस में हैं, जैसे हम कहीं किसी उसमें टेक्नोलॉजिकल सेक्शन में काम कर रहे हैं, हम कोई एंटरप्रेन्योर हैं, तो हमें रोज वहां पे रूटीन रिपोर्ट बनानी है। तो उसमें डे टू डे का, डेली आपका टॉप से लेके बॉटम तक का पूरे एक एक चीजों का ब्यौरा होता है। ब्यौरे में वही बात ध्यान रखनी जो मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, लैंग्वेज सही होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ये जितनी भी प्रकार की रिपोर्ट हो, ये सारी चीजें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट कहते हैं जैसे हमारे बिजनेस के क्षेत्र में इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह बनाते हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं। पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम अपने शोध की या रिसर्च के रिपोर्ट कैसे तैयार करें। अब आइए हम देखते हैं इसके बेसिक स्टेप्स क्या है, और इन स्टेप्स को आपको कैसे एक एक करके चलना है। तो ये तो हो गई आपकी विभिन्न प्रकार के, जिस तरह का शोध होगा, क्षेत्र होगा, जिस तरह का आपका कार्य क्षेत्र होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप रिपोर्टिंग करेंगे। क्वालिटीज वही होंगी जो मैंने आपको शुरू में बताई है। वो चीज आप जितने प्रकार की रिसर्च रिपोर्ट होगी, वो सब जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब हम लोग शोध की रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, यानी पीएचडी करने के लिए, मैं यहाँ पर स्पेशली पीएचडी पे फोकस ज्यादा करूंगी, क्योंकि पीएचडी स्कॉलर्स हैं और ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का वर्कशॉप है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि रिसर्च प्रोजेक्ट हम जो है वो कैसे करें। तो सबसे पहली बात क्या है कि पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एंड डेवलप योर टॉपिक्स। तो सबसे पहले आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं दो तीन चीजें बताना चाहती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम रिसर्च का टॉपिक तो चुन लेते हैं, विषय का चयन कर लेते हैं, और फिर कई बार परेशानियां आती हैं, फिर हमको उसको छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए बहुत सावधानी के पूर्वक आप अपने विषय का चुनाव करें। यहाँ पर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता रही हूँ, 10+5+3+2+1। अब यह फॉर्मूला कैसे होगा? सबसे पहले आप अपनी पसंद के 10 टॉपिक लिखिए, उस 10 टॉपिक में से फिर उसको सोचिए, विचारिए, और 10 में से छांट करके ले आइए 5 टॉपिक। फिर 5 टॉपिक पर सोचिए, विचार करिए, मनन करिए, उसके प्रॉस एंड कॉन्स की बात करिए, सारी संभावना के ऊपर पहले से ही कल्पना करिए। मैंने पहले कहा ये एक साधना है। तो जैसे हम ईश्वर को पाने के लिए साधना करते हैं, अपने शरीर को सीधा रखते हैं, ठीक उसी तरह से रिसर्च भी एक साधना है। तो आप विषयों के चयन में भी एक साधना का ध्यान रखेंगे इसमें। फिर जब आप 5 पे आ गए, 5 के बाद फिर चिंतन मनन करिए, फिर 3 पे निकल के आएगा, फिर उस पर बराबर विचार विमर्श करिए, प्रॉस एंड कॉन्स सोचिए, फिर 2 निकल के आएगा, और अंत में आके आपका एक टॉपिक निकल के आएगा। इसलिए आप अपने उस टॉपिक के संबंध में आपको खुद को बहुत अच्छे से पहचानना पड़ेगा। एक चीज, आपकी रुचि कितनी है। कई बार आप ये सोचोगे, कई स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, मैडम रिसर्च करना है, आप टॉपिक बता दीजिए। मैं उनको वापस कर देती हूँ, मुझे नहीं काम करना है, काम आपको करना है। इसलिए आपकी रुचि क्या है, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप इतना पढ़ लिए हैं, एमए कर लिया आपने, एमएसडब्ल्यू कर लिया, जो भी पीजी कर लिया, क्या आपको अब तक कोई विषय पसंद नहीं आया, कोई टॉपिक पसंद नहीं आया? अगर पसंद आया तो उस पर विचार करिए और उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि धीरे धीरे हम तो माइक्रो की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपनी रुचि को देखिए, अपनी पसंद का विषय लेंगे,
तो आपकी क्षमता, आपकी साधना और आपकी तन मन धन तीनों लगेगा, और अगर रुचि का नहीं है तो कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए बहुत इसका फंडामेंटल, इसका पहला स्टेप है कि आप उसको आइडेंटिफाई करिए और फिर उसके बाद डेवलप करिए। देन सेकेंड है डू अ प्रिलिमिनरी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर अपनी जानकारी के लिए आप प्रारंभिक खोज शुरू कर दी, यानी कि आपका जो कुछ भी आपने अपने टॉपिक को लिया है उसके संबंध में आपको कहाँ कहाँ से सोर्सेस आपको मिल सकते हैं, इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिल सकती है। लाइब्रेरी जाइए, नेट पे सेलेक्ट करिए, बहुत जितने भी रिसोर्सेस हो सकते हैं वो सबको आप वहां पर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट है लोकेट मटेरियल्स, यानी आपका जो भी सामग्री है उसका पता लगाएं। पहले तो सर्च किया, अब उसको आप पता लगाएं वो कहाँ से मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। यूट्यूब पर मेरे नाम से एक लेक्चर है, एक लेक्चर है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। उसमें मैंने सोर्सेस बताए हैं, कौन कौन से सोर्सेस आजकल प्रेजेंट सिनेरियो में आपको दिखाई दे रहे हैं। एक साई हब करके है जिसमें आपको बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जितने भी प्रीवियस रिसर्च है, जितना भी आपके विषय से संबंध जानकारी है, वो सब आपको वहां से मिलेगी। तो आप वहां से पहले इसको करिए। नेक्स्ट है इवेलुएट योर रिसोर्सेस। आप अपने रिसोर्सेस को जरूर मूल्यांकन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं देखिए पीएचडी वर्क एक मतलब कैसा बोलना चाहिए, एक एक्सपेंसिव वर्क है, ये महंगा सौदा है। तो आप पहले तय कर लीजिए कि इस काम को करने के लिए आपके पास एफिशिएंसी है कि नहीं है। आपके शरीर में क्षमता, मन का स्ट्रांग होना और धन भी उतना ही होना जितनी आवश्यकता है। अगर ये सब अपने रिसोर्सेस को आप नहीं टटोलेंगे तो फिर बाकी आपका काम सब अधूरा रह जाएगा। उसके बाद नोट्स बनाइए। देखिए ये सब रिपोर्ट राइटिंग के स्टेज में आप ये सोच रही हैं मैडम ये तो रिसर्च के स्टेप भी बता रही है, परंतु रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय भी इन सब चीजों को क्रमवार करना है, क्योंकि अब हम आखिरी में आ गए हैं। सारी चीजों की जानकारी हमने ले ली, डे फर्स्ट से हम सब चीज सुनते जा रहे हैं कि मेथोडोलॉजी क्या होगी, हाइपोथेसिस क्या होगी, कैसे क्या होगा, सारी चीजों को सुनते सुनते अब आपको करना है, अब लिखेंगे कैसे, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे, तो ये सब चीजों को आपको तो नोट्स बनाइए, आप लिखना शुरू कर दीजिए। क्या होता है कई बार कि सारा डाटा तो हो गया परंतु हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग क्या सोचते हैं, मैं भी बता रही हूँ कि मैं भी जब पीएचडी कर रही थी और जब अंत समय में आया तो मुझे समझ में नहीं आया। मेरे को लगता था मैं बहुत अच्छा करूं, इतना अच्छा करूं, इतना अच्छा करूं, इसके चक्कर में तो काफी दिन बैठी रह गई, लिखने की शुरुआत ही नहीं हुई। तो लिखते जाइए, बाद में उसको आप करेक्शन करिए। राइट योर पेपर, यानी यहीं पर ड्राफ्ट ड्राफ्टिंग आपकी शुरू हो जाएगी। क्या होता है जब मेरे पास एक खाका तैयार हो जाएगा तो मैं डेटा उसमें वहां वहां डालती जाऊंगी, जब जिसको जैसा लगा उसको ऐड करेंगे फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए पहले एक रफ खाका जरूर तैयार रहे। उसके बाद साइट योर सोर्सेस प्रॉपरली, आपके जितने भी सोर्सेस हैं उसको प्रॉपरली देख लीजिए। यहाँ पर आपका रेफरेंसेस का है वो एपीए पैटर्न में है, एमएलए पैटर्न में है, और या आप उसके लिए साइट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब बहुत चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप जब सब लिख लेंगे इस तरीके से तो उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट में आपकी उसकी प्रूफ रीडिंग करिए कि आपने क्या क्या लिखा है। अब चलते हैं हम मेन हिस्से की ओर जो आज के हमारे इसका मुख्य केंद्रीय बिंदु है। ठीक है, फॉर्मेट फॉर रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर के लिए, हालांकि अगर आप लोगों ने सब अगर इस स्टेज पे हैं तब तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, पर जिन लोगों ने शुरुआत की वो भी सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट आपका होना चाहिए, खांचा रहना चाहिए आपके सामने कि आप किस किस प्रकार से अपने डेटा को डालेंगे। पूरा रिपोर्ट राइटिंग 3 मुख्य भागों में बटा रहता है। इसका प्रिलिमिनरी सेक्शन होता है, सेकंड इसका मेन पार्ट होता है, और थर्ड उसका सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है। तो हम एक एक करके यहाँ पर देखते जाएंगे, ध्यान से सुनते जाइए, कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला टाइटिल, टाइटिल बहुत क्लियर होना चाहिए। हालांकि जब ये रिसर्च की शुरुआत करते हैं तभी बता दिया जाता है कि आप छोटा से छोटा टाइटल रखिए। टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका सब चीज स्पष्ट हो जाए, एक नजर में क्षेत्र भी दिख जाए, एक नजर में आपका समस्या भी दिख जाए, और एक नजर में आपका बिल्कुल दिखना। बहुत लंबे लंबे 3-4 लाइनों में कभी भी टाइटल मत बनाइए। जितना कंसाइज वे में रहेगा, स्पष्ट रहेगा, और आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं आएगी। सेकंड में हम सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट्स होते हैं, दोनों लोग सर्टिफिकेट देते हैं, गाइड भी सर्टिफाई करता है और खुद स्कॉलर भी सर्टिफाई करता है कि ये मेरा ओन वर्क है और इसको मैंने खुद किया है। उसके बाद डिक्लेरेशन, यहाँ पर एक घोषणा देनी पड़ती है। क्यों घोषणा देनी पड़ती है? क्योंकि जब प्लेजरिज्म की बात होती है उसके लिए ये घोषणा बहुत आवश्यक है कि कहीं आपने जब कभी रिव्यू किया किसी पुराने वर्क का तो कहीं एज इट इज शब्द सहित तो नहीं उतार लिया।
कहीं 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 ऐसा हुआ है, मेरे साथ खुद ये घटना हुई और मुझे नहीं मालूम था। मेरे रिसर्च करने के बाद अभी 4-5 साल पहले मैं ऐसी बैठ करके शोध गंगा, कल गजपाल भी बता रहे थे ना शोध गंगा के बारे में, तो ऐसी शोध गंगा मैंने खोला और मैंने कहा जरा देखें कि एनजीओ पे क्या क्या काम अभी हो रहे हैं। तो एक काम मेरी निगाह से गुजरा, जैसे ही मैंने खोल के पढ़ने लगी तो मुझे लगा ये तो शब्द बड़े जाने पहचाने हैं। आप मानेंगे नहीं, कम से कम 8-10 पेज तक उसने पूरी मेरी थीसिस को कॉपी किया था, कंप्लीटली कंप्लीटली, नॉट अ सिंगल वर्ड, कोई चेंज तक नहीं किया था। अब चूंकि मेरा काम पहले हो चुका था, उस समय हमने जब पीएचडी की तब प्लेजरिज्म वाली कुछ बात नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं। लेकिन आज उसने किया होगा तो चूंकि हमारा नेट पे नहीं है इसलिए कुछ चीज क्लियर नहीं हो पाई होगी और पकड़ नहीं पाएगा। इस तरीके से उसने पूरे को पूरे मेरे चैप्टर को कॉपी कर लिया। इसलिए डिक्लेरेशन देना बहुत जरूरी है और ये डिक्लेरेशन का शब्द जुड़ा हुआ है आपके ईमानदारी से। आप कितने ऑनेस्टली डिक्लेरेशन दे रहे हैं किसी चीज को। जैसे हम कोर्ट में गीता पे रख के कसम खा रहे हैं कि मैं जो बोलूंगी या बोलूंगा सच बोलूंगा, मैं वचन लेता हूँ। ठीक यही बात शोध के साथ भी है। मैंने पहले कहा कि शोध एक साधना है, तो आपका जो शोध के प्रति समर्पण दिखना चाहिए वो डिक्लेरेशन में आप शो करेंगे कि मैं ये घोषणा करती हूँ या करता हूँ कि मेरा ये पूर्ण रूप से मौलिक कार्य है। एक्नॉलेज करना, एक्नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, जिंदगी में मैं तो कहती हूँ आज आप जो भी काम कर रहे हैं आप सब अपने दिल से पूछ के देखिए, आप कितनी बार शुक्रगुजार होते हैं लोगों के। दिन भर में लेकर अपने शरीर को, इवन लोगों के साथ साथ हमको तो अपने शरीर का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। आंखें देख रही हैं इसलिए पता चल रहा है, कान सुन रहे हैं इसलिए पता चल रहा है, मुंह बोल रहा है इसलिए पता चल रहा है, हम चल रहे हैं, हमारे पैर हमारी सेवा कर रहे हैं, तो अपने शरीर को भी थैंक्स देना है। तो ये तो इमोर्टली हुआ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन लोग आपकी मदद कर रहे हैं? आपका परिवार आपके साथ दे रहा है, आपके टीचर आपके साथ दे रहे हैं, गाइड तो रहता ही रहता है, उसके साथ साथ जिस डिपार्टमेंट के सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं उन सब का आप थैंक्स दीजिए। इवन सबसे बड़ी बात है, जिनकी वजह से आप रिसर्च कर पा रहे हैं यानी आपके रिस्पोंडेंट, उनको भी आप थैंक्स दीजिए। ये एक्नॉलेजमेंट सब चीजें लाइन से आनी चाहिए। अपने कुलीग्स का, उसके बाद अपने प्रोफेसर्स का या और जो लोग भी आपके सहयोगी हैं सबको एक्नॉलेज कीजिए। उसके बाद प्रीफेस या फॉरवर्ड, इसमें आप मतलब थोड़ा सा अपने काम के बारे में थोड़ी सी भूमिका लिख करके, कई कई लोग लिखते हैं जनरली इसका थीसिस से पहले मतलब एक तरीके से जैसे हम जिसको 2 शब्द कहते हैं ना, उस टाइप का कि आपके काम के बारे में, आपके रिसर्च के बारे में, आपके स्टडी के बारे में थोड़ा सा प्रीफेस लिखा जाए। उसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट मतलब आपका जो पूरा इंटरव्यू शेड्यूल है या क्वेश्चनियर, दोनों में से जो भी आपने टूल इस्तेमाल किया है उसके जितने भी प्रश्न होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप टेबल बनाएंगे। ये एक टेबुलेशन का प्रोसेस भी होता है जब हम डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार का टेबुलेशन होगा। आपका हैंड टेबुलेशन भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, और आप SPSS के थ्रू भी कर सकते हैं, या जैसे मैडम ने अभी बताया कि आप इसके कंप्यूटर के थ्रू भी आप अपना इस तरह से कर सकते हैं टेबुलेशन। जो भी टेबुलेशन करिए वो यहाँ पर उस टेबल की पूरी लिस्टिंग होगी, पेज वाइज, टाइटल वाइज, और जो आपका टेबल है वो बिल्कुल मेंशन होना चाहिए। लिस्ट ऑफ एब्रिवेशंस, कई बार हम लोग अपने शोध में, अपने स्टडी में एब्रिवेशन यानी संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। ई डॉट अगर जी लिखा है उसका क्या मतलब है, M.A लिखा है उसका क्या मतलब है, तो ये सारे एब्रिवेशंस की लिस्टिंग होनी चाहिए। ये सब फर्स्ट, ये पहला पोर्शन है आपका थीसिस का। देन है उसके बाद लिस्ट ऑफ फिगर्स, आपने कितने फिगर्स बनाए हैं। एक बात यहाँ पे मैं जरूर बता दूं जो पीएचडी करने जा रहे हैं कि टेबुलेशन आप करिए, क्योंकि डेटा जो आपका क्वालिटेटिव डेटा निकल के आता है थ्रू द इंटरव्यू गाइड या इंटरव्यू शेड्यूल या क्वेश्चनर के थ्रू, वो सब का सब बनाइए। टेबल जरूर बना चाहिए, पर ये जरूरी नहीं हर एक को फिगर में बनाया जाए, हर एक का छाया चित्र बनाया जाए, हर एक का जो है आप ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत करें। जो मुख्य, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, अननेसेसरी थीसिस आप कितनी मोटी हो जाएगी और वो कहीं कोई काम की नहीं रहती है। तो मैंने ये चीज को देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि आप फिगर्स क्या क्या बनाएंगे, कौन कौन सा उसको करें, बिल्कुल क्लियर कर लिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको आपको हाईलाइट करना है, तो टेबल के अतिरिक्त आप उनको फिगर्स के रूप में बना सकते हैं, उनको आप बनाइए फिगर्स के रूप में। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट का जो है पहला पोर्शन है, प्रिलिमिनरी सेक्शन। ये आपका सब कुछ स्टार्टिंग है, पहला चीज ये फर्स्ट पेज रहेगा, फर्स्ट पोर्शन रहेगा, और ये बहुत क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम इसके महत्वपूर्ण भाग जो है, मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा भाग है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है।
इसमें इसका सबसे पहला है इंट्रोडक्शन सेक्शन। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन सेक्शन को बहुत ध्यान से देखते जाइए। मेरा ये मानना है कि अगर इंट्रोडक्शन का क्या मतलब, कि जब कोई रिसर्चर अपनी रिपोर्ट राइटिंग कर रहा है तो इंट्रोडक्शन जो देगा विषय के बारे में वो बहुत सारगर्भित होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, सारांश के रूप में होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आज आपके घर में आती हूँ, ठीक है, या मैं कहीं काम करने जा रही हूँ, तो अगर आप कल्पना करिए कि अगर मैं अपने बारे में आपसे 5 मिनट तक बोलती रहूं, मैं सो एंड सो हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो आप क्यों सुनेंगे मेरी बात? इसलिए इंट्रोडक्शन हमेशा कंसाइज वे में होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और उसकी लैंग्वेज बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन वाला हिस्सा, जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं, जिसको हम भूमिका भी कहते हैं। इसमें आपके पूरे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रहेगा। फिर इसमें आप जरूर एक चीज बताएंगे, आपकी स्टडी का बैकग्राउंड भी इसमें कवर करेंगे कि आप इस विषय में काम क्यों कर रहे थे, कहाँ से लिया, क्यों लिया, किस लिया, कैसे तरीके, इस चीजों को आप कंसाइज वे में डालेंगे। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी विषय को आपने चुना है उसका प्रेजेंट सिनेरियो में उसका क्या सिग्निफिकेंस है। सपोज मैं अगर मान लीजिए सोशियोलॉजी के, हाँ किसके माइक ऑन है, सपोज मान लीजिए कि सपोज मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, अब मैं एक अध्ययन करने जा रही हूँ। चलिए हम लोग आज की एक बहुत ज्वलन समस्या है, हम इसी को ले लें कि कोविड काल में सामाजिक संबंधों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका समाजशास्त्र में हम कैसे इसका संबंध जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम अपनी समस्या के चयन के साथ समाज को जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसका सिग्निफिकेंस बताएंगे, उसकी यहाँ पर यूटिलिटी बताएंगे कि आज कोविड का संबंध जो है वो क्या है, कोविड की सिचुएशन क्या है और समाज में उसका क्या स्थिति हमको दिखाई दे रहा है और उससे हमारे सामाजिक संबंध कैसे प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी नहीं होगा, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको इस ढंग से अपनी इसको लिखना पड़ेगा, महत्व को बताना पड़ेगा, जिससे कि जब पढ़ने वाला जो है, जो उसको पढ़ेगा, जो आपका एक्सटर्नल होगा, जो इवेल्युएटर होगा, उसको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद आप बताएंगे पर्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य, हमारे अध्ययन का उद्देश्य क्या है। एक बात याद रखिएगा, अध्ययन का उद्देश्य बहुत मत बताइएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जितना हम ऐसे रहेंगे उतना ठीक है, जितना हम ऐसे हो जाएंगे उतनी मुश्किलात बढ़ जाएगी। यानी एम्स आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक वैसे ही कि जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को परीक्षा लेने चाहिए धनुर्विद्या की, तो उन्होंने कहा कि पेड़ पे रखी हुई चिड़िया की आंख देखो, तो आप देखिए सिर्फ अर्जुन को छोड़ के बाकी सबको सब दिखाई दे रहा है। तो आपका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 या 3 उद्देश्य लिखिए, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट डिपेंड करता है आप कितनी चीजों को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्पस आपका क्लियर होगा, पूरी थीसिस का दारोमदार इस पर आपके उद्देश्य पे। देन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ऑप्शनल है, अभी मैडम ने भी आपको ये बताया कि उपकल्पना जरूरी नहीं निर्मित की जाए, ये डिपेंड करता है कि आपकी समस्या क्या है। आप अगर रिसर्च क्वेश्चंस भी ले सकते हैं और अगर हाइपोथेसिस लेंगे तो हाइपोथेसिस को आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, बाद में उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा वो सिद्ध हुई या नहीं सिद्ध हुई। पर ये चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, आपके जितने उद्देश्य हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपके हाइपोथेसिस भी होंगे। अगर आपका 2-3 उद्देश्य है तो हाइपोथेसिस भी 2-3 के आसपास ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो एजम्पशंस होते हैं, जो हमारी कल्पना है, वो कल्पना बहुत भागनी नहीं चाहिए, उद्देश्य के आसपास रहेगी तो आपको काम करने में सुविधा रहेगी। उसके बाद ऑपरेशनल डेफिनेशंस, यहाँ पर हम जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर रहे हैं, वो सब की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बता दूं कि सपोज हम एक अध्ययन कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण, तो आप ये समझ लीजिए कि महिला एक कॉन्सेप्ट है, सशक्तिकरण एक कॉन्सेप्ट है। महिला को डिफाइन करिए, आप डिफाइन करना पड़ेगा, सशक्तिकरण को डिफाइन करिए, डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप डिफाइन नहीं करेंगे, वो डिफाइन अपने मन से मत करिएगा, अकॉर्डिंग टू कुछ अगर किसी का रेफरेंस दीजिए, चाहे डिक्शनरी हो, चाहे आपके इंसाइक्लोपीडिया हो, या किसी भी तरीके से कोई ऐसे महत्वपूर्ण रिसोर्सेस के आधार पर उन डेफिनेशंस को आप डिफाइन करिए। उसके बाद लिमिटेशन आपको बतानी पड़ेगी, क्या क्या सीमाएं रही आपको, कई बार ये प्रॉब्लम्स हमको बहुत सारी आती हैं, उसकी संभावनाएं जो दिखाई दी, ये लिमिटेशन को आप क्या करेंगे। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा
क्योंकि हम रिपोर्ट राइटिंग स्टेज में हैं। तो अब आप सारा काम क्या करेंगे, ये काम किया गया, ये चीज हुई, इस समस्या का सामना करना पड़ा, आप ऐसा बताएंगे। नहीं तो इसके पहले जब हम सिनॉप्सिस बताते हैं तो वो किया जाएगा मैं बताते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट राइटिंग फाइनल होती है तो हमने क्या किया, हमने एक काम किया, शोधकर्ता ने इस काम को किया, शोध के दौरान ये काम किया गया, इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। तो लिमिटेशंस आपको बताने की। सेकंड है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। इसमें हम लोग सब बहुत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस पर काफी बातें हो गई हैं कि पूरे आपके विषय में कितने प्रीवियस स्टडीज हैं उनका आपको अवलोकन करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही चीज जोड़ रही है, वो है रेलेवेंस ऑफ द स्टडी। जब हम रिव्यू कर लेते हैं, मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर रिव्यू करते समय आप थोड़ा सा क्लासिफाइड कर दें कि किस किस लेवल पे आपने रिव्यू किया है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पे आपने रिव्यू किया है, इस तरीके से आप अगर इसको कैटेगराइज कर देंगे तो रिव्यू बहुत अच्छा दिखने लगता है और बहुत मतलब वो अपील करता है। तो आप अपने सारे इसको जब बता देंगे कि आपने इतने रिव्यू किए हैं, सर ने कल बता ही दिया आपको, आपको कैसे ईयर वाइज बताना है। नेक्स्ट ये चीज बहुत जोड़ेगा रेलेवेंस, मतलब क्यों आप प्रीवियस स्टडी कर रहे हैं, क्यों उसका अवलोकन कर रहे हैं। पुनरावलोकन करने का मतलब ये होता है कि जिस विषय को आपने चयन किया है उस विषय पर अब तक कितनी खोजें हो चुकी हैं, तो उन उन खोजों में आपने क्या पाया, क्या चीज देखा, उनके निष्कर्ष क्या थे, रिसर्च गैप कहाँ है, ये सारी चीजों को बताते हुए आप रेलेवेंस आपके अध्ययन को बताएंगे कि उपरोक्त अध्ययनों के पूर्व जितने भी पूर्व में किए गए शोध अध्ययन थे उनका पुनरावलोकन करने पर ये है कि अब जो विषय आप बताने जा रहे हैं, इस विषय का चयन उन पूर्व अध्ययनों में पाए गए कमियों या दोषों या कुछ और जोड़ने के लिए इस विषय को लिया जा रहा है, जो शोधकर्ताओं के लिए या नीति निर्माताओं के लिए या प्रशासकों के लिए, जिसके लिए भी वो लाभकारी सिद्ध होगा। इस तरह से आपको कम से कम एक पैरा में आपको रेलेवेंस ऑफ द स्टडी जरूर बताना चाहिए, तब जाके रिव्यू ऑफ द लिटरेचर पूरा होता है। नेक्स्ट तीसरा पोर्शन जो है मेथोडोलॉजिकल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इस पे चर्चा हो चुकी है, मैं केवल मुख्य मुख्य बातों को बताऊंगी कि सबसे पहले आप बताएंगे आपका रिसर्च डिजाइन क्या है। ये बहुत क्लियर है, आप मैडम ने भी एकदम बताया कि अप्रोच अलग चीज है, डिजाइन अलग चीज है। आपका एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, इट शुड बी वेरी क्लियर, आप उसको क्लियर लिखिए। आजकल रिसर्च में कई बार दो डिजाइन को मिलाकर के मिक्स डिजाइन का भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे साइकिल बनानी है और मेरे पास सब पार्ट्स हैं, पर मैं किस डिजाइन में बनाऊंगी, तो शांति, हरकुलिस है, एटलस है, ऐसी सारी कंपनियों की डिजाइन ले लूंगी और जिसमें चाहूँ उसमें फिट कर सकती हूँ। सेम वहीं पर हमारा रिसर्च डिजाइन भी होता है, आपका जैसा वर्क है, जिस तरह का काम है, जो आपका उद्देश्य है, जो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली आप रिसर्च डिजाइन को लिखिए। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बताना चाहिए, पहला पहला मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट, उसके बाद आप बताइए पहला रिसर्च डिजाइन क्या है। फिर टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द डेटा कलेक्शन, आपने कौन कौन से टूल्स लिए हैं, कौन सी टेक्निक से, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कई स्टूडेंट्स में भ्रमित होते हैं, टूल्स मतलब साधन और टेक्निक माने तरीका। तो अगर हमारे पास प्रश्नावली, अनुसूची, इंटरव्यू गाइड, केस स्टडी गाइड, ये सब हमारे पास टूल्स हैं, तो टेक्निक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, या फिर आपका जो है ये सब जो है आपके टेक्निक है। ज्यादा मुख्य रूप से शोध में दो टेक्निक बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें तो ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इंटरव्यू। ये दोनों टेक्निक का आप वहां पर क्लियर करेंगे कि आप कैसे आपने डेटा कलेक्शन किया। रिसर्च एरिया को बताइए, रिसर्च एरिया को इसलिए बताना जरूरी है, आपका पूरा अध्ययन क्षेत्र क्या था इसमें क्लियर लिखिए। आप यहाँ पर कैसे इसको अच्छा बना सकती हैं, रोचक बना सकती हैं, कि जिस क्षेत्र को लिया है उसका मैपिंग ले लीजिए, वहां की जो है डेमोग्राफी ले लीजिए, वहां के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण, कई बार मैं ये थीसिस में देखती हूँ कि कई लोग क्या करते हैं, रिसर्च एरिया के बारे में 3-3 4-4 पेज लिखते चले जाते हैं उस क्षेत्र के बारे में। मैं समझती हूँ रिसर्च एरिया को बिल्कुल कंसाइज वे में लिखिए, आपका मेन फोकस मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, पहले बड़ा फिर छोटा। जैसे अगर सपोज मैं एक स्टडी ले रही हूँ छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में मान लीजिए मैंने रायपुर लिया, रायपुर में भी मान लीजिए मैंने किसी इलाकों के लिया, तो इस तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर करते हो फोकस किस में करना है, जिस इलाके को आपने लिया है, ना तो आपको रायपुर को फोकस करना है, ना ही छत्तीसगढ़ को फोकस करना है। तो ये चीज यहाँ पर रिसर्च एरिया के संबंध में आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। सैंपलिंग के बारे में तो सब बता चुके हैं कि आपको सैंपलिंग क्यों करना है, क्योंकि जब रिसर्च एरिया तय होगा, यूनिवर्स डिसाइड होगा, देन फिर आप कंक्लूजन उस पे आएंगे, सैंपलिंग में आएंगे,
कौन सी टेक्निक्स है, आप सैंपलिंग के, वो सब आपके ऊपर है। आप अपने जो भी आपका अध्ययन का उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंगली आप सैंपलिंग टेक्निक्स को सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद रिस्पोंडेंट आपके कौन होंगे, ये सैंपलिंग के अंतर्गत ही आता है। फिर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, इसमें आप देखिए, मैं एक चीज बहुत यहाँ स्पष्ट कर दूं कि समाज विज्ञान में हर क्षेत्र में स्टैटिस्टिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जब समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा होता है, साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिकल टूल्स बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी की जाती है, वेरिएबल्स भी होते हैं। तो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ज्यादातर इन सब्जेक्ट्स में होता है। बाकी डिपेंड करता है कि शोधकर्ता का रिसर्च मेथड क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट करेगा। उसके बाद आइए एनालिसिस ऑफ द डेटा। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैडम ने भी बताया कि आप अपने डेटा को कैसे एनालिसिस करेंगे। उसमें आपका एप्रोप्रिएट टेबल बनना चाहिए, फिगर्स बनना चाहिए। टेबल और फिगर जरूरी नहीं कि हर टेबल बने, हर फिगर बने। आपको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेटा। आपका जो टेबल है उसका एक्सप्लेनेशन इतना पावरफुल होना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ कि सपोज मान लीजिए आपने एक उत्तरदाता की आयु का एक टेबल बनाया, उसमें आपके 4-5 वर्ग बने, उसमें से आपने सिंपल सिंपल ले लिया फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसके बाद परसेंटेज निकाल दिया। अब इसका विश्लेषण इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई डेटा आपका अधिक आ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है वो रिसर्चर बताएगा। आप सिंपल नहीं लिखिए कि उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि इस चयनित शोध में इतने उत्तरदाता इतने हैं, इतने उत्तरदाता इतने, ऐसा लिखना नहीं है। अगर 67% उत्तरदाता आपके अधिक आ रहे हैं तो आप बताइए उसकी वजह ये है कि ये वो उत्तरदाता है जो पढ़े लिखे हैं, या ये उत्तरदाता है जो विवाहित है। यानी आपको कारण को बताना पड़ेगा। एक्चुअली में वो टेबल का एनालिसिस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली जो रिसर्चर होते हैं इसमें कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अपने डेटा को किसी प्रीवियस स्टडी के डेटा से कोरिलेट जरूर करिए, आप रेफरेंस दीजिए। अगर आपका डेटा में मान लीजिए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी स्त्रियों की संख्या आ रही है, तो आप बताइए फलाने व्यक्ति ने इस काम में भी इस तरह से पाया कि उसके अध्ययन में भी स्त्रियों की संख्या अधिक थी। मतलब आपके डेटा के जो आपका हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी बता रहा है उसको आप किससे करेंगे प्रूफ, प्रीवियस स्टडी के साथ आप स्पष्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब लिखने की शैली है। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे समरी एंड कंक्लूजन। अब ये अंतिम पोर्शन आता है, इसमें हमको क्या क्या देखना है कि यहाँ पर हम फिर से अपने प्रॉब्लम को रीस्टेट करेंगे, फिर से बताएंगे कि आपका क्या काम है, कैसा है। इसको थोड़ा सा कंसाइज में भी लिखना पड़ता है। उसके बाद अपने प्रोसीजर को पूरा आप डिस्क्राइब करिए कि आपने क्या क्या प्रोसीजर लिया, क्या क्या मेथोडोलॉजी है। उसके बाद आप मेजर फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन बताइए, सारी चीजों को बताइए, क्योंकि तो अभी तक टेबल वाइज आप कर रहे थे। आप मेन जो है आप सारे फाइंडिंग्स निकालिए और उसके कंक्लूजन बताइए। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ये आपको एक और काम करना चाहिए कि जब हम फाइंडिंग्स और कंक्लूजन निकल जाते हैं और सपोज आपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया है अर्ली स्टेज पे, तो अगर यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं आप और रिजल्ट आपका आ रहा है, आपकी 3 हाइपोथेसिस सपोज मान लीजिए वो प्रूव हो गई, तो आप बताइए कि इतनी हाइपोथेसिस मैंने बनाई थी वो प्रूव हो गई और एक गलत सिद्ध हुई है। उसके बाद प्रीवियस स्टडी में से निकालिए आप जिन लोगों ने हाइपोथेसिस का प्रयोग किया और उनके निष्कर्षों को अपने निष्कर्षों के साथ तुलना करिए। ये आपके वर्क को ऑथेंटिसिटी प्रदान करेगा और महत्वपूर्ण बनाएगा कि आपने केवल काम नहीं किया है, आपने अपने काम के साथ साथ पुराने जो किए गए काम के साथ कंपैरिजन करके आपने उनके निष्कर्षों को भी कंपैरिजन में लिया है कि उनके अध्ययन के निष्कर्ष ये थे और मेरे अध्ययन के निष्कर्ष ये निकले। यहाँ पर एक चीज ये आपको जरूर बतानी चाहिए, जो पुराने पूर्व में किए गए जितने भी आपने रिसर्च देखी है उन सबको जो है यहाँ पर उनको एक बार कंसाइज वे में ले जाइए, बताइए कि इतने अध्ययनों में से ये चीज हमारे अध्ययन से मेल खा रही है या उनके अध्ययन से ये मेल खा रहा है। आपको एक कंक्लूडिंग रिमार्क देना पड़ेगा। देन फिर है रिकमेंडेशंस ऑफ द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर एक सुझाव रहता है कि आपने जो काम किया ये लिखना पड़ेगा आपको और चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। रिपोर्ट राइटिंग में हेडिंग, साइड हेडिंग ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मुझे याद आई, मैं एकदम बता दूं इससे कि आपका जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है उसमें आप कोटेशंस जरूर दीजिए। कई कई मेरे पास थीसिस आती हैं जो पूरा एकदम ऐसे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखे जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता।
आप कोई रेफरेंस को कोट करते हैं, कोई डेफिनेशन कोट करिए, कोई उदाहरण दीजिए, उससे क्या होता है आपका इंप्रेसिव राइटिंग माना जाता है। तो ये चीज उदाहरण आपको जरूर देने हैं, और वो फुटनोट्स या तो चैप्टर के एंड में दीजिए या उसी पेज के एंड में, दोनों तरीका ही मान्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस पेज में भी देंगे तो पढ़ने वाला क्या है, जैसे आपने एक लाइन लिखी और ये यहाँ से, जैसे मैंने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से लिया है, तो मैं उसका नीचे ही उस पेज के नीचे उसका नंबर डालूंगी, नंबर 1, और रेफरेंस डालूंगी, यहाँ से मैंने लिया है, इसकी पेजिंग डालूंगी और उसका वहां पे पब्लिकेशन या बुक है या थीसिस है, जो भी एज वेल, उसको मैं वहां पे पूरा करूंगी। तो वो चीज आप जरूर करिएगा। तो और उसके बाद फिर आप रिकमेंड करिए, क्योंकि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो हमारा काम कितने लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, कितने लोग को दिशा दे सकता है, ये और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, वो सब आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, ये पूरा मेन बॉडी है आपके रिपोर्ट राइटिंग का, पूरी थीसिस आपकी इसी पर डिपेंड करती है। इंट्रोडक्शन तो अट्रैक्टिव होना चाहिए, लेकिन कंटेंट वाइज में मेन बॉडी बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। लिखने की शैली लीजिए, फुटनोट्स लीजिए, एग्जांपल्स लीजिए, डायग्राम्स लीजिए, फोटोग्राफ्स लीजिए, जिस भी तरीके से आप उसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं उसको जरूर बनाइए। तीसरा पोर्शन है सप्लीमेंट्री मटेरियल, मतलब अब इसके साथ आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता है। ये तीसरा हिस्सा में हमारे सारे अपेंडिक्सेस आते हैं, क्या क्या चीजें आपने उसमें अटैच की हैं। सबसे पहले बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी बहुत क्लियर होनी चाहिए। रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में फर्क है। रेफरेंसेस आप चैप्टर के एंड में भी दे सकते हैं, रेफरेंसेस जहां जब भी आपने इस्तेमाल किया उसको वहां ले सकते हैं, लेकिन बिब्लियोग्राफी हमेशा अल्फाबेटिकली होती है, ये आप चीज ध्यान रखिएगा। इसमें ईयर का इंपॉर्टेंट नहीं था, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर ईयर वाइज होता है, लेकिन बिब्लियोग्राफी जो होती है वो अल्फाबेटिकली होती है, वो बिल्कुल आपकी कंसाइज वे में होना चाहिए। यहाँ पर मैं बताऊंगी बिब्लियोग्राफी में आप 3 कॉलम बनाइए। पहले आप पूरे जितना भी आपने वो बुक्स का ले लीजिए, सारे बुक्स का रेफरेंसेस डालिए। वो पैटर्न दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आप एपी ले सकते हैं, एमएलए, लेकिन एक ही पैटर्न पे फॉर्म रखिएगा, दोनों का मिला जुला करके बिब्लियोग्राफी मत बनाइएगा, वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। तो आप जब बुक्स की बिब्लियोग्राफी पहले लीजिए, उसके बाद जर्नल्स की लीजिए बिब्लियोग्राफी, उसका भी लिखने का तरीका होता है, वो सारे लिखने के तरीकों को आप ध्यान रखिएगा। अभी तो वक्त नहीं है, तो वो आपसे नोट करके वो चीज से आप बिब्लियोग्राफी लेंगे। और तीसरा पोर्शन बिब्लियोग्राफी रहेगा, उसमें आपके लिंक्स रहेंगे, साइट्स रहेगा, नेट रहेगा, मतलब जो भी इस तरह का डेटा आपने इस तरह के सोर्सेस से लिया है, जो वो सब आप मेंशन करेंगे। तो बिब्लियोग्राफी को 3 भागों में आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपेंडिक्स होगा क्वेश्चनर या इंटरव्यू शेड्यूल, आपने जो इस्तेमाल किया है, क्योंकि क्वेश्चनर बड़े पैमाने पे देता है, बड़े शिक्षित लोगों के लिए होता है, लार्ज स्केल पे जब स्टडी करनी पड़ती है तो क्वेश्चनर बनाता है, तो उसकी एक कॉपी लगाइए। और अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप 300 400 ज्यादा ज्यादा 500 लोग की स्टडी कर रहे हैं, तो आप इंटरव्यू शेड्यूल का उपयोग कर सकते हैं, उसको लास्ट में नेक्स्ट ऐड करिए। उसके बाद उसके अतिरिक्त आपका और कुछ, जैसे क्योंकि चूंकि आप लोग पीएचडी के अगर विद्यार्थी हैं और आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आपके रिसर्च पेपर कम से कम 2 पब्लिश होना चाहिए, वो रिसर्च वाइज आप क्रॉनिकल वे में लगाइए। और उसके बाद फिर आपके कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, वो लगाइए। कोई और आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, तो वो सब चीजें जो है आजकल की पीएचडी थीसिस में मांगी जाती हैं, प्लेजरिज्म, वो सारी चीजें आप उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा रिपोर्ट राइटिंग पूरा होगा। तो अगर हम सारे कामों को सावधानी पूर्वक करते हैं, तो एक बेस्ट रिसर्च रिपोर्ट निकल के आएगी, और वो फिर प्रेजेंटेबल होगी, लोगों को पढ़ने का मन होगा और उसको बार बार उसको कोट करेंगे। तो हमें काम ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, एक ये यात्रा है, तो यात्रा की शुरुआत की है, तो जितनी अच्छी शुरुआत होनी चाहिए उतना अच्छा अंत भी होना चाहिए। आप अपने काम को फिनिश करिए, फिर उसको इतना अच्छा बनाइए कि जब एक्सटर्नल आपका एग्जाम लेने आए तो जरूर कहे कि अरे काम बहुत अच्छा है, इसको तो पब्लिश्ड होना चाहिए। ये स्टेटमेंट यदि आपको मिलता है तो आप समझ लीजिए अपनी पीठ खुद ठोकिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो आपने सब इस चीज को ध्यान से सुना और समझा, और मैं समझती हूँ अगर आप इस चीज को ध्यान रखते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और इसके अतिरिक्त आपकी कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर बंद करती हूँ। सुचित्रा मैडम, धन्यवाद। मैं धन्यवाद। कहना चाहती हूँ एक चीज, हाँ रियली बोलिए। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन था आपका। और यदि कोई पीएचडी कर रहा है या करना चाहता है तो टॉप टू बॉटम आपने सारी चीज बता दी, इतनी क्लियर बता दी कि मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी इसके बाद। धन्यवाद रियली साधना, तुम वेरी तो नाइस, वेरी नाइस।
थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत क्लियर, टॉप टू बॉटम पूरा आपने समझा दिया बिल्कुल। कोई यदि करना चाहता पीएचडी तो सुचित्रा आपकी मैडम, बात सुन के कर सकता है। सुचित्रा मैडम बहुत बहुत बधाई, आज का टॉपिक छा गई हो भाई। अरे हाँ, नहीं, एक उल्टा एक ऐसा नहीं। चीज क्लियर, नहीं एक एक अच्छा, चीज मैं- क्लियर आपने जो हाँ। पीएचडी नहीं, इसके करना पहले चाहते जोशी हैं। मैडम ने भी बहुत अच्छा बताया, जोशी हाँ। मैडम ने भी बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, क्लियर हाँ, से मैम। बताया। आज की जो दीदी पर अभी जो जनरेशन है जो बहुत आ रही अच्छा। है एक्चुअली सभी के लिए मैम बहुत उषा। बहुत दोनों ही सेशंस बहुत अच्छे रहे। बहुत कोई बढ़िया, क्वेश्चंस शानदार। अगर दोनों ही कोई भी ज्योति मैडम का भी और आपका भी। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, यदि किसी की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन बात है, पूछना चाहे। बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं, Good evening, कोई ma'am. भी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Really, ma'am, it's so interesting presentation. I really enjoyed all the section थैंक यू of yours. सुरेंद्र, Ma'am, थैंक my यू। query is, you have not mentioned about research question. Ma'am, it should be written in which section, ma'am? As Research far as question- research question is concerned, yes, ma'am. वो जो अगर हाइपोथेसिस जो सेक्शन, अगर हाइपोथेसिस आप नहीं बना रहे हैं ना, वहाँ Yes, आप ma'am. रिसर्च क्वेश्चन लिखेंगे। एम, जैसे आपने अपना मेंशन किया कि आपका एम क्या है, पर्पस Yes, ऑफ द ma'am. स्टडी, देन उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन लिखेंगे। Yes, ma'am. Thank you. ठीक है, क्योंकि दो में से एक चीज होगी, या तो रिसर्च Yes, ma'am. क्वेश्चन लीजिए या हाइपोथेसिस लीजिए। हाइपोथेसिस जरूरी नहीं है, आजकल रिसर्चेस जो हो रही है ना, उसमें ये बहुत हाइपोथेसिस पर स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि क्या होता है, हाइपोथेसिस को बाद में टेस्ट करना होता है। अगर आपने वेरिएबल्स लिया, आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन लिया है, तो वहां पर हाइपोथेसिस लगा के आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत है। आज की स्थिति में उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जा रहा है। रिसर्च क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, पर वो भी रिसर्च क्वेश्चन आप 50-60 नहीं बनाएंगे, बिल्कुल पिन पॉइंटेड रहेंगे, टू दी पॉइंट रहेंगे। जितना आपका ऑब्जेक्टिव है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका रिसर्च क्वेश्चन भी होना चाहिए। Yes, ma'am. आर Thank यू you. सेटिस्फाइड? Yes, ma'am. I am satisfied. थैंक यू सुरेंद्र, थैंक यू। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आपने बात तो शुरू करी थी मैडम, छोटी सी और बात बता दी बहुत बड़ी। बताइए क्या बोली। रिसर्च राइटिंग रिपोर्ट से बात शुरू हुई थी, लेकिन थीसिस, एमफिल, प्रोजेक्ट सबको धेड़ के रख दिया है। इससे थैंक यू। इससे डेप्थ नॉलेज मैं समझता हूँ सिंपल भाषा में और बिल्कुल क्लियरली भाषा में मेरे अनुसार नहीं हो सकती। मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वेरी नाइस मैडम। धन्यवाद आपका, और आप कुछ करिए, ये ज्यादा अच्छा है हम लोग के लिए। हम तो इसलिए दे जा रहे हैं कि आप लोग सीख के यदि अपने आने वाली पीढ़ियों को दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल इसको दूसरों को दे दीजिए, अपने पास मत बिल्कुल रखिए। बिल्कुल मैडम, ऐसा ही होगा और इन फ्यूचर आपको कहीं और भी बुलाएंगे। बिल्कुल धन्यवाद, अगर ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। अब बस मैडम अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा इसमें आप। सब नंबर मैंने उसमें अपने इसमें डाला है, पीपीटी में, अगर आपने ओके दिया होगा तो। ठीक है मैडम। और वो अंशु मैडम के पास है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। ओके मैडम। मधु कुमारी ने हैंड रेस किया है। मधु हाँ कुमारी। बोलिए मधु बोलिए। हेलो, हाँ मधु बोलिए। प्रणाम मैम। थैंक यू। ओके बोलिए। पहले तो आपका लेक्चर हमको बहुत ही अच्छा लगा है मैम। थैंक यू। मैं पिछले 3 लेक्चर आपका सुन चुकी हूँ 3 सेमिनार में। चलिए, अच्छी बात है। आपको बहुत आपका लेक्चर मुझे सबसे अच्छा लगता है। थैंक यू सो नाइस। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं रिसर्च पर अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ। तो जिस तरह आपने रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बतलाया हाँ। कि क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए, उसी तरह मैं रिसर्च पेपर के पार्ट्स जानना चाहती हूँ कि एक आइडियल रिसर्च पेपर में क्या क्या चीज होनी चाहिए। हाँ, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छा प्रश्न पूछा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी स्कॉलर को जानना है। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि रिसर्च पेपर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी डेटा बेस्ड होता है, एक सेकेंडरी डेटा बेस्ड होता है। आप अपने जब शोध करने जा रही हैं तो आप दोनों प्रकार के पेपर पब्लिश कर सकती हैं। प्राइमरी डेटा बेस्ड होगा तो वो आपका पहला इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद पर्पस होगा, उसके बाद आप बताएंगे मेथोडोलॉजी क्या है, जो प्राइमरी डेटाबेस पेपर होगा। तो उसमें मेथोडोलॉजी हम बताइए कि आपने जो डेटा किया है, और एक रिसर्च पेपर बनाने के लिए कम से कम सिर्फ 40 अगर आप केस करती हैं तो आप एक रिसर्च पेपर बना सकती मिनिमम। वरना पीएचडी के लिए तो फिर आप उससे 300-400 जो भी अकॉर्डिंग टू आपका यूनिवर्स है उसके अकॉर्डिंगली ये चीजें होंगी। तो आप जब रिसर्च पेपर बनाने जा रही हैं तो कम से कम 40 लोग से, अगर प्राइमरी डेटाबेस बनाना चाह रही हैं तो आप 40 लोगों से इंटरव्यू लीजिए और उसके बाद उसका टेबुलेशन करिए, उसका विश्लेषण कीजिए और उसके बाद उसको आप विश्लेषण करके लिखिए, जो मैंने आपको तरीका बताया। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट पोर्शन। फिर उसके बाद तीसरा नहीं, चौथा पोर्शन रहेगा, आप उसमें लिखिएगा संकलित तथ्यों का विश्लेषण।
तो जो भी आपने प्राइमरी डेटा लिया है उसमें मुख्य मुख्य टेबल लीजिएगा। 40 लोग से इंटरव्यू लेंगे तो सारे टेबल को लिखेंगे तो फिर आप फिर अगेन आपका एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको उस पूरे टेबल में कुछ मुख्य 2 या 3 या 4 टेबल लीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद उसका विश्लेषण करिए, उसमें आप जो भी 1-2 स्टडीज प्रीवियस दिखती हैं उसको कोट करिए, उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालिए और अंत में संदर्भ जरूर दीजिए। यहाँ पर बिब्लियोग्राफी नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका संदर्भ सूची होगी, रेफरेंसेस होंगे। वो रेफरेंसेस आप जितने भी आपने अपने रिसर्च पेपर को लिखने में लिया है उसको आप कोट करेंगे। उसका भी पैटर्न वही होगा, चाहे एमएलए पैटर्न या एमएलए एपीए पैटर्न, ये दोनों में से जो भी तरीका है उससे आप संदर्भ को लिखेंगे। तो ये तो हो गया रिसर्च पेपर। जब सेकेंडरी डेटा बेस्ड होगा तो आप फिर वैसे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उद्देश्य लिखेंगे और उस उद्देश्य में लिखेंगे कि प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य द्वितीयक तथ्यों के आधार पर संकलित सामग्री के विश्लेषण पर आधारित है। ये मेंशन होना चाहिए आपका, क्योंकि प्राइमरी डेटाबेस तो साइंटिफिक पेपर हो गया, लेकिन सेकेंडरी डेटाबेस होगा वो भी साइंटिफिक है, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये सेकेंडरी डेटा है। अब मैडम ने बताया आपको सेकेंडरी डेटा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, चाहे दूसरों के किए गए वर्क हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे सेंसस के आधार पर भी हम लोग रिसर्च पेपर तैयार करते हैं, तो ये तो चीज करेंगे। उसके बाद फिर वैसे ही आप उसका विश्लेषण पे आ जाएंगे, निष्कर्ष पे आ जाएंगे, और अगर आपको कोई समस्या है तो सुझाव भी दे सकती है, और फिर वैसे अंत में संदर्भ। इतना आपको किसी भी शोध पत्र को लिखते समय ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल मेंशन करिएगा, नहीं तो शोध आलेख और शोध जो पत्र होते हैं, ये सब रिसर्च पेपर होते हैं, उसमें अंतर है दोनों में। शोध आलेख आप किसी भी सेकेंडरी डेटा पे लिख सकती हैं, लेकिन शोध पत्र लिख रही है वो प्राइमरी डेटा बेस्ड ही होता है। ठीक है, थैंक यू मैम। राम भरोसे साहू जी। हाँ बोलिए। नमस्ते मैम, सादर प्रणाम। नमस्ते सादर। मैम आपका व्याख्यान बहुत ही अच्छा रहा, और मुझे कई दिनों से था कि रिपोर्ट राइटिंग के बारे में समझूं मैं बहुत अच्छा से, वो आपने मेरी सारी जिज्ञासा पूर्ण कर दिया है। लेकिन मैम एक चीज मुझे समझ में नहीं आया है कि जो बिब्लियोग्राफी में आपने 3 पार्ट जो बताया था वो क्या क्या पार्ट होंगे मैम, थोड़ा सा। हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे ये मैंने केवल कंसाइज वे में बताया है, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि रिपोर्ट राइटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, वो स्पष्ट दिखनी चाहिए। तो बिब्लियोग्राफी लिख करके आप सपोज राइट में, आप लेफ्ट राइट में साइड में आप हेडिंग डालिए बुक्स पहले। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब हम डेटा अपने रिसोर्सेस लेते हैं, वो रिसोर्सेस बुक्स में होती हैं, ठीक है, जर्नल्स भी होते हैं, और आजकल हमारे पास ये जो है आपका नेट भी हो गया है, ठीक है। तो इसलिए 3 भागों में बांट के आप अपनी बिब्लियोग्राफी को लिखेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा लगेगा। तो पहले सारे बुक्स को ले लीजिए, वो भी अल्फाबेटिकली होंगे, जर्नल्स ले लीजिए, वो भी अल्फाबेटिकली होंगे, और जितने जो आपके साइट्स आप इस्तेमाल करेंगे उसमें तो कोई सवाल नहीं है अल्फाबेट का। जो जो साइट आपने इस्तेमाल की, जो जो लिंक आपने लिए हैं, उस सारी चीजों का आप वहां पर उल्लेख क्रमशः कर सकते हैं, ये जरूर बताइएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मोनिका जैन। मोनिका जैन जी। हाँ मोनिका पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मेरा एक क्वेश्चन था। मैम जैसे अभी तो हम लोग इनिशियली स्टार्टिंग कर रहे हैं, लाइक हमने अभी सिनॉप्सिस लिखा था मैम, उसमें हमने हाइपोथेसिस बनाया था। सो मैम अब जैसे आगे हम काम करेंगे ऑन द वे फॉर द फील्ड वर्क एंड एवरीथिंग, तो मैम फिर हम ये हाइपोथेसिस हटा के हम इसकी जगह रिसर्च क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं? पहले मैं जानना चाहूंगी आपका सब्जेक्ट क्या है? मैम सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी है ना, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात, अगर रिसर्च कमेटी के सामने आपका सिनॉप्सिस जाके अप्रूव हो गया है, तब तो आप कोई चेंज नहीं कर सकती। अगर आपने हाइपोथेसिस बनाई है, रिसर्च कमेटी ने, आरडीसी जो होती है, अगर वो अप्रूव कर दिए, तब आप कोई चेंज नहीं कर
कर सकती हैं। पर अगर अभी आप सिनॉप्सिस के स्टेज में हैं तो आप पढ़िए पहले थोड़ा सा कि रिसर्च क्वेश्चन की आवश्यकता क्यों है और हाइपोथेसिस की आवश्यकता क्यों है। मैंने पहले ही कहा कि आप अपने विषय का चुनाव करते समय ये देखिए कि आपका उद्देश्य क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप रिसर्च क्वेश्चन लेंगे या हाइपोथेसिस लेंगे। क्योंकि हाइपोथेसिस लेंगे तो आजकल ये बहुत सवाल पूछा जा रहा है, मैं जितने इसमें जा रही हूँ उसके सामने, कि आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया कि नहीं किया। तो उसके लिए अकॉर्डिंगली आपको फिर स्टैटिस्टिकल मेजर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो यस मैम। आप, हाँ, तो अगर आप हाइपोथेसिस ले रही हैं तो आप उसके लिए, आप उसके लिए तैयार रहिए। आपको स्टैटिस्टिकल नॉलेज होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा आपका स्टैटिस्टिकल टूल लगेगा, मीन लगेगा, मीडियन लगेगा, कहाँ पे आपका काई स्क्वायर है, कहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप रिसर्च क्वेश्चन में चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी चेंज कर सकते हैं। यस मैम, जैसे अभी हमारा आरडीसी नहीं हुआ है तो वी नहीं कैन हुआ। चेंज मैम ना। व्हाट इज योर टॉपिक, मे आई नो? मैम यस मैम, माय टॉपिक इज सोशल मीडिया एंड द यूथ। ओके, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से रिसर्च क्वेश्चन बना सकती हैं। थैंक यू बना सो ली। मच मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ, प्रतिभा, और डॉक्टर प्रतिभा राज ने भी हैंड रेस किया है। प्रतिभा, वाह, प्रतिभा तो खुद हमारी कुलीग है। हेलो क्या मैम, प्रतिभा, हाँ बोलो, आपको हेलो। कंग्रेचुलेट, आवाज आ रही है मैम? थैंक यू प्रतिभा। फर्स्ट आई आ वुड रही लाइक आ टू रही। कंग्रेचुलेट यू मैम। थैंक बहुत यू। अच्छा सेशन रहा आपका, लेकिन जैसे आपने कुछ चीजें कही तो मेरे मन में कुछ डाउट आए हैं, बोलिए, वो मैं बिल्कुल बोल, आपसे पूछिए। करना चाहती हूँ। जैसे हाँ, आप कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस को हम एक ऑल्टरनेट की तरह ले सकते हैं, या रिसर्च क्वेश्चंस की, या रिसर्च क्वेश्चन को हम ऑल्टरनेट की तरह ले सकते हैं हाइपोथेसिस के। तो मैं, जहां तक मुझे लगता है कि रिसर्च क्वेश्चन एक सेपरेट चीज है और हाइपोथेसिस एक सेपरेट चीज है, बिल्कुल, और दोनों अलग अलग है। हम दोनों दोनों को एक अलग है। साथ भी ले सकते हैं और नहीं दोनों नहीं, को हाँ नहीं भी ले सकते हैं। हाँ। लेकिन इसमें आपसे जो मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि जब हम रिसर्च क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं तो हम उसे ऑब्जेक्टिव से पहले रखें या हम ऑब्जेक्टिव्स के बाद रखें? ऑब्जेक्टिव के बाद, ऑब्जेक्टिव्स के बाद होना चाहिए रिसर्च बात होना क्वेश्चन। चाहिए। और वो आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों अलग है, दोनों को मिलाएंगे कैसे हम, दोनों डिफरेंट चीजें हैं बिल्कुल। पर दोनों में से कोई एक लेना है। मैंने आपको पता ना, अगर हाइपोथेसिस, ये मैं इसलिए अभी कह रही हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जितनी मैंने डीसी देखी और जितने लोगों से बातचीत करो, कभी इधर उधर सब, तो मैं ये देख रही हूँ कि लोग हाइपोथेसिस को वो कर रहे हैं कि मतलब हाइपोथेसिस ना बनाओ, आप रिसर्च क्वेश्चंस रखो। कई कई अपने हमारे बीच के ही सोशियोलॉजिस्ट लोगों ने इस तरह की बात की है। तो अभी मैं इस पर देख नहीं पाई हूँ, पर मुझे लगता है कि हम अपने विद्यार्थियों को जरूर करें, क्योंकि हाइपोथेसिस अगर आप बना रहे हैं तो आपको जी, टेस्टिंग वो के लिए, तो मैं अग्री करती हूँ आपसे कि टेस्टिंग इज के वेरी तैयार करना नेसेसरी। पड़ेगा, है ना, जी टेस्टिंग जी करना जी, पड़ेगा, हाइपोथेसिस अगर आप लगा रहे हैं तो आपको उसको एक टेस्ट करना सुटेबल पड़ेगा। हाँ, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के टेस्ट तो करना लगाना, टेस्ट पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। और अगर आप क्योंकि मेरे को क्या लगता है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं प्रॉपर वे में होना चाहिए ना। देखिए, आप शोध करके क्या कर रहे हो, आप सिर्फ एक किताब लिख करके संख्या नहीं बढ़ाओ। जी मेरा जी मानना यह है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। जी। आप रिसर्च के क्षेत्र में आप क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इट मीन्स आपका वर्क जो है वर्थ होना चाहिए। सिर्फ एक किताब, एक थीसिस की संख्या बढ़ा करके लाइब्रेरी में संख्या बढ़ाने से मुझे नहीं लगता कि रिसर्च है। रिसर्च का मतलब है आपने सच में क्या किया है, आपका जी कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या उससे पूरे रिसर्च वर्ल्ड को कोई फायदा हुआ है क्या, ये देखना है। जी नहीं तो अक्सर हम लोग सब करके आते हैं, पीएचडी कर लिए क्योंकि नौकरी के लिए जरूरत थी, बात फिनिश हो गई। जी पर अब मैं इस चीज को तब समझ पाई जब मैंने पीएचडी के बाद 2 रिसर्च किए, एक जी जी जीजीसी का माइनर किया और एक आईसीएसआर का सबसे मेजर प्रोजेक्ट था। उस समय जो जी। मेरे पास एक्सपीरियंस हुए हैं, शायद मुझे अपने रिसर्च में भी उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो मुझको लगता है कि जरूर हमको करना चाहिए। ठीक है, मेरी कैपेसिटी 2 की थी, कई लोग, आप लोग हमारे बीच बहुत न्यू जनरेशन है, बहुत एफिशिएंस है, उनको तो करना चाहिए प्रोजेक्ट वर्क। क्योंकि आप जितना रिसर्च करेंगे ना, उतना आपका ये नॉलेज इतना डेप्थ होता जाएगा। आप इस कंडीशन में होंगे कि कल आप किसी को कुछ बता पाएंगे, आप कुछ नया निकाल पाएंगे। रिसर्च का मतलब ही क्या है, मैंने पहले कहा साधना है ये, जी साधना से कुछ निकल के आना चाहिए ना, तब जी है ये, आपके चेहरे पे दिखना चाहिए। अगर एक तपस्वी साधना करता है तो उसके चेहरे पे तेज दिखता है, तो मैं रिसर्च करके आ रही तो मेरे चेहरे पे दिखना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी छत्तीसगढ़ को बिलोंग करती हूँ, मेरे पेरेंट्स थैंक अभी यू। भी रायगढ़ में रहते हैं। अच्छा, रायगढ़, चलिए, हाँ, नाइस मीट यू, तो मेरी अच्छी मेरी बात हुई। फैमिली हुई है छत्तीसगढ़ की। उसके बाद अच्छा, चलो, मैं आ गई थी। बहुत अच्छा सेशन रहा मैम, थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस, थैंक तो यू। अंशु को धन्यवाद देती हूँ मैं, बहुत लोगों से मुझे मिलवा रही है, मैं तो उसका इतना थैंक्स देती हूँ कि पता नहीं किस घड़ी हमारी मुलाकात हुई, मैं इतने सारे लोगों से मिल रही हूँ।
और भी क्वेश्चन है, हाँ समझ चलिए, पा रहे हैं, बस नहीं बहुत बोलिए हो गया। बोलिए, रूबी पूछिए पूछिए जल्दी पूछिए। जल्दी कर। हाँ पूछिए फटाफट। हाँ मैम की तरफ हेलो, से रोक नमस्ते रखा है। मैम। हाँ नमस्ते, हाँ बोलिए। मैम मैं रूबी चौधरी यूपी से बात कर रही हूँ। मैम मेरा टॉपिक है डिसेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सिक्योरिटी इज ए सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मैम मेरा जो टॉपिक है मैं इसे डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में लेके चल रही हूँ, और मैम कोई हाइपोथेसिस नहीं है। ठीक है मैम मेरा इसमें कि मैं केस स्टडी कर सकती हूँ या मेरा इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ। देखो केस स्टडी मेरे को लगता है रूबी आपका टॉपिक बस सोशल डिसेबिलिटी है ना? जी जी मैम। मैम हाँ सोशल डिसेबिलिटी है ना? हाँ, और उसके बाद सोशल सिक्योरिटी फोकस करना है। हाँ जी। अब आप सबसे पहली बात समझ लो कि जब हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो जब हम लोग टेक्निक लेते हैं ना, टेक्निक में हम लोग दोनों टेक्निक ले सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर आप केस स्टडी पे अपना बेस्ड कर सकती हो, प्रमिला कपूर की एक किताब है कामकाजी महिलाओं पे, उनकी पूरी थीसिस केस स्टडी पे डिपेंडेंट है कंप्लीटली। अभी जब मैडम का विभा जोशी मैडम का चल रहा था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप किसी की डायरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैसे केस स्टडी में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क ख ग ए बी सी डी ऐसे उल्लेख करेंगे, नाम लिख करके नहीं बताना है। केस तो आपको एज इट इज लेना है। अगर आपने किसी चीज को स्टडी की है थ्रू द डायरी, थ्रू द लेटर, या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लिया, ठीक है, केस स्टडी के तहत, उसको आप सबको एज इट इज लिखिए, लेकिन वहां पर उसका नाम मत उल्लेख कीजिए। तो प्रमिला कपूर की आपको किताब पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पूरा उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए केस स्टडी पे बेस्ड है पूरा का पूरा उनका अध्ययन। तो अब इसका मतलब रिसर्च केस स्टडी पे भी बेस्ड की जा सकती है। बाद में आप उसका विश्लेषण कीजिए, वो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। जैसे श्यामा चरण दुबे ने किताब लिखी अपनी, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन था उनका। तो आप रिसर्च डिस्क्रिप्टिव भी ले सकते हैं, और अगर आप उसको एक्सप्लोरेटरी या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत लेते हैं तो आप इंटरव्यू शेड्यूल बनाइए और कुछ केसेस ले लीजिए, क्योंकि केस स्टडी डेप्थ स्टडी के लिए होता है। तो अगर आप अपने केस रिसर्च को मजबूत करना चाहती हैं तो आप पहले आप कुछ 300 400 जो भी अगर आपके इस तरह के पेपर हैं डिसेबिलिटी को बताने वाले, आप केसेस ले लीजिए और कुछ पर्टिकुलर 10 या 20 कुछ केसेस स्टडी कर लीजिए। तो इससे आपका क्या होगा, दोनों काम हो जाएगा और आपकी प्रामाणिकता भी हो जाएगी, क्योंकि हमने गहन अध्ययन केस स्टडी के माध्यम से इंटेंसिटी लेवल पे जाने की कोशिश, माइक्रो स्टडी कर ली, और मैक्रो लेवल पे हमने क्या किया, थ्रू द इंटरव्यू शेड्यूल डेटा कलेक्ट कर लिया। तो दोनों तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और कंप्लीटली केस स्टडी पे बेस्ड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होगा। एक्चुअली मैम डिसेबिलिटी को डिफाइन तो करना है मुझे इसमें, लेकिन सोशल सिक्योरिटी पे फोकस करूंगी। तो ये जो केस स्टडी टेक्निक है मेरे लिए रेस्पोंडेंट के साथ, मुझे जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है उस हिसाब से मैम मैं पूछ रही थी कि मेरे लिए ठीक रहेगा मेरी जो थीसिस। हाँ जी, रिसर्च रहेगी। मतलब आप ये बताओ, आपने पायलट सर्वे किया है? पायलट सर्वे किया है? क्या होता है पायलट सर्वे? नहीं मैम, मैंने पायलट तो बिना पायलट सर्वे के रिसर्च, हाँ, तो बिना कोई भी रिसर्च बिना पायलट सर्वे करिए मत शुरू करिए। पहले आप अपने एरिया में जाके देखिए कि आपको वहां पर डिसेबिलिटी के लोग हैं कि नहीं है, वहां पे उनको कितना प्रोटेक्शन मिला जा रहा है, उनके सिक्योरिटी के क्या क्या मेजर्स हैं, ये सब चीजों को पहले ऑब्जर्व करिए। देन उसके बाद फिर आप सोचिए कि आप केस स्टडी करेंगे कि आप इंटरव्यू गाइड के सहायता, इंटरव्यू शेड्यूल की सहायता से। रेस्पोंडेंट, हाँ जी, एक जो गवर्नमेंट सेंटर पे उसकी रेस्पोंडेंट की लिस्ट होती है मैम, हाँ, रिहेबिलिटेशन सेंटर मैंने में हाँ जी कलेक्ट की थी। तो वहां से मैंने नेम, फोन नंबर, और मैम वो तो है बहुत सारे 1426 हैं टोटल, लेकिन मुझे तो मैम 200-250 ही लेने हैं। नहीं, वो तो देखिए, वो तो आपका सैंपल है, सैंपल है, तो आप क्या करिए ना, सैंपल आप 250 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप उन पूरे डिसेबल्ड पीपल में ये देखिए कि कहाँ पर उनको इश्यू दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी को लेके, उनको पर्टिकुलरली केस स्टडी के रूप में सेलेक्ट कर लीजिए आप। तो आप इंटेंसिटी के लेवल पे जा करके उनको उन केसेस को सेलेक्ट करिए और उनकी केस स्टडी कर लीजिए। बाकी लोग के लिए आप अगर 1400 में से अगर आप 250 ले रही हैं तो 250 आप ले लीजिए आपका
इंटरव्यू शेड्यूल की सहायता से डेटा ले लीजिए, और कुछ उसमें से जो गंभीर केसेस हैं इस तरह के, उनको लेके आप 10 केस स्टडी कर लीजिए। ओके मैम, ठीक है, तो मेरे को लगता है थैंक यू। थैंक यू सो अब मच ये मैम। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हाँ क्या? हाँ मैम चलिए। सुचित्रा मैम, अब ये लास्ट हेलो क्वेश्चन मैम। जो कि बोलिए। डेस्क हेलो मैम। डेस्क हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ गुड बोलिए। इवनिंग मैम। हाँ मैम गुड मैं इवनिंग। हैदराबाद से बात कर रही हूँ मैम। मेरा जो है टॉपिक जो है स्टेटस ऑफ वर्किंग वीमेन इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मैम। इसके लिए मैं Okay. रिसर्च मेथोडोलॉजी जो ली है एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ले रही हूँ मैम। मैम इसके लिए अभी मेरा टॉपिक सेलेक्ट नहीं है, तो क्या मैं इसमें रिसर्च क्वेश्चन लूँ या फिर हाइपोथेसिस सेलेक्ट करूँ मैम? पहले बताइए एक्सपेरिमेंटल क्यों ले रही हैं आप? हेलो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्यों ले रही हैं? मैम क्योंकि मुझे देखना ही चाहिए वहां पर से एक इस वक्त क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स है, क्या है, आप ये बताइए इसलिए मैं मेरे को, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आपको फिर 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। कंट्रोल्स का एक कंट्रोल ग्रुप रहेगा, आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप इसमें एक्सपेरिमेंटल मत लीजिए रिसर्च डिजाइन, आप एक्सप्लोरेटरी ले सकती हैं, डिस्क्रिप्टिव ले सकती हैं, एक्सप्लेनेटरी ले सकती हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल इसमें या तो आप तैयार रहिए। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को आप पहले पढ़िए, उसमें आपको उसके अकॉर्डिंगली तभी आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे जब उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल ग्रुप आप लेंगे। और कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों ग्रुप सेम होना चाहिए। एज है, लिंग है, आपके जो बेसिक वो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली दोनों ग्रुप सेम होना चाहिए। सिर्फ वो कंडीशन अलग रहेगी जो आप कामकाजी को लेते हैं। एक आपका कामकाजी ग्रुप रहेगा, दूसरा आपका गैर कामकाजी रहेगा, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग। तो तब आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन काम आएगा, अदरवाइज आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन काम नहीं आएगा। ओके मैम, एक्सप्लोरेटरी ले सकते मैम। फिर इसमें ये हाइपोथेसिस, ओके मैम, हाइपोथेसिस ले या फिर हाँ हाइपोथेसिस ले सकते, पर फिर आप टेस्ट करने के लिए तैयार रहिए। वो मैम अगर आप स्टैटिस्टिकल टूल लगाती हैं, ठीक है, आपको काई स्क्वायर लगाना पड़ेगा या जो भी उसके अकॉर्डिंगली आपका होगा, तो आप फिर आराम से ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाइपोथेसिस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या लगता है जब हम रिसर्च करके खत्म करते हैं ना, और जब उस कंडीशन में आते हैं ना, आपको पता है ये रिपोर्ट राइटिंग कोई बहुत आसान काम नहीं है। लास्ट में इतनी तकलीफ होती है, कई चीजें क्लियर नहीं होती है, और आप कहाँ आ चुके हैं, बिल्कुल एंड लेवल पे, आप बैक हो नहीं सकते। इसलिए बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए, सारी चीजों को पढ़ लीजिए, उसको पूरा सर्च कर लीजिए, टेक्निकली उसका टर्म का क्या मतलब है, कौन सा डिजाइन कहाँ एप्लीकेबल होगा, ये सारी चीजों को पढ़ करके आगे बैठिए, बढ़िए। नहीं, सच में बता रही हूँ, आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में। मैम या फिर मैं इसमें ले सकती हूँ ना मैम, रिसर्च क्वेश्चंस तो ले सकती हूँ ना? रिसर्च क्वेश्चन तो ले ही सकती है, हाइपोथेसिस भी ले सकती हैं, आप लीजिए ना। अगर आपको स्टैटिस्टिकल, देखिए मेरा मानना ये है कि अगर आप स्टैटिस्टिकल टूल्स को उसके एप्लीकेशन में आप बहुत मजी हुई हैं, मतलब आप परफेक्ट हैं, तब तो आप आराम से लीजिए और वो करिए, आप हाइपोथेसिस बनाइए, उसको टेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप नहीं जानती हैं उसके बारे में, सीख करके जानेंगी, तो कहीं बाद में आपको परेशानी ना हो, इससे बेटर है रिसर्च क्वेश्चंस बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत देर से इसने हैंड रेस किया, डेस्क पे टॉप में, अपना नाम भी प्लीज बता। Good evening, ma'am. Pavni Bajpayee from Lucknow, University of Lucknow, research scholar. Ma'am, मेरा topic मतलब children and the new media, sociological study of emerging digital generations. ओके। जो तो मैम इसमें मतलब रिसर्च क्वेश्चंस जो मैंने बनाए थे कि आजकल का जो चेंजिंग पैटर्न्स है, बुक्स से लगाव खत्म हो गया बच्चों का, तो क्या आज की जो 2021 की पीढ़ी है वो भविष्य में किताबों को उस तरीके से जैसे हम लोग देखते हैं वैसे नजरिए से देखेगी? तो मैम इसमें मतलब मेरा एरिया कैसे चूज करें, एरिया क्या होना चाहिए मैम? देखिए आप ये देख रही है ना कि आजकल के बच्चों में जो है ना, तो आप जहाँ रहती हैं, है ना, वहां पर आपको थोड़ा सा, देखिए हमेशा मैं सब स्कॉलर को ये कहती हूँ, बिना पायलट सर्वे के आप कभी भी टॉपिक सेलेक्ट मत करो। मैंने अभी आपको 10+5+3+2 का बताया ना फार्मूला। अगर आप इस टॉपिक को ले रही हैं तो देन आप अपने थोड़ा आसपास पहले पायलट सर्वे करिए कि आपको कितने बच्चे मिल रहे हैं जो लोग इस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करके देखिए, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा या इंटरव्यू शेड्यूल बनाना पड़ेगा, तो जब तक आपके पास ये डेटा नहीं होगा तब तक आप बना नहीं पाएंगे। मैम मैंने वैसे पायलट स्टडी के लिए मैंने खुद एक स्कूल में जॉब करी थी, तो वो किंडरगार्टन स्कूल था वो, तो वहाँ पे वो मॉन्टेसरी मेथड यूज करते थे। ठीक है, तो वो स्कूल आज भी चल रहा है, अभी भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और आप भी जानते, मतलब हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस अभी भी हो ही रही हैं, छोटे बच्चों की भी, इवन वो कुछ 45 मिनट्स का स्क्रीन टाइमिंग बस है, अदरवाइज क्लासेस अभी भी हो रही हैं।
हाँ तो इसमें एरिया तो मुझे स्कूल्स इजीली मिल जाएंगे कि स्कूल में जाके बात हम कर सकते हैं, तो एरिया हाँ। वो स्कूल परफेक्ट रहेगा मैम कि क्यों नहीं, मतलब आप एक काम करिए ना, उस एरिया में ऐसे स्कूलों को ले लीजिए, ठीक है, जितने स्कूल में इस तरह का, ऐसे तो आजकल तो सब जगह पूरे और इंडिया में ही अपन इसी पैटर्न पे चल रहे हैं, ठीक है, इसी डिजिटलाइजेशन का जमाना, तो सारा हम कुछ है, तो आप अपने एरिया के कुछ स्कूल, अच्छा स्कूल भी बहुत क्लियर करिएगा, लेवल ऑफ स्कूल, प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी स्कूल। देखो मैंने बार बार आप लोग से कहती हूँ कि सब चीज को क्लियर करो, स्कूल मतलब सिर्फ स्कूल बोलने से काम नहीं चलेगा, कॉलेज बोलने से सिर्फ कॉलेज से काम नहीं चलेगा, आप उसको स्पेसिफाई कीजिए, है ना, स्कूल माने कौन सा स्कूल। उसके बाद आप क्या करिए, हमेशा जब अगर आप स्कूल ले रही है, सपोज प्राइमरी स्कूल ले रही है, तो सारे प्राइमरी स्कूल के लीजिए, फिर सैम्पलिंग करिए, ठीक है, सारे हायर सेकेंडरी स्कूल ले लीजिए, फिर सैम्पलिंग करिए, सारे मिडिल स्कूल ले लीजिए, फिर सैम्पलिंग करिए, उसके बाद फिर वहां जाके फिर आपको कौन सा फिर टेक्निक से आप वहां के और स्टूडेंट फिर को मैम सिलेक्शन इसमें कर। कंपैरिजन भी कर सकते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल्स का, और आप एक बता रही होगी, आप मान लीजिए इसमें कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि स्कूल में तो दोनों है, कोएड भी है, तो आप 50-50% कर सकती हैं। एक चीज, अगर स्कूल ले रही है तो स्कूलों को भी 3 लेवल पे कैटेगराइज करिए, प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल और सेमी प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट, तो जितनी इस तरह की कैटेगरी है उसकी कैटेगरी वाइज फिर, तो यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हो जाएगा आपका। यस मैम। तो मतलब आपका ये है, मेरा मतलब ये है कि आप अपने टॉपिक को क्लियर है, धीरे धीरे जितना शॉर्ट आउट करोगे ना, जितना क्लियर करते जाओगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक एक शब्द का अर्थ होना चाहिए, स्कूल अलग, बॉयज अलग, लड़कियां अलग, है ना, फिर उसके बाद आप शब्द जैसे मीडिया बोली तो मीडिया को परिभाषित करो, क्योंकि Yes, मीडिया की डेफिनेशन आपकी अलग है, मेरी अलग है ना, परंतु कोई एक ऐसी डेफिनेशन लेनी पड़ेगी जो सर्वमान्य होगी। तो इस तरीके से आप जब लोग भी आप रिसर्च सब लोग करने जाते हो, ये सब चीजों को बहुत ध्यान से सोचो, क्योंकि रिसर्च को करने के लिए आपको डूबना पड़ेगा। आप सोचोगे सिर्फ चलो पीएचडी कर लिया, डॉक्टर नाम के आगे लग गया और अब तो सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं, है ना, करो तो मैडम तुम उसमें लोग। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम भी ये कर सकते हैं ना, हिंदी मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाँ कुछ भी कर बिल्कुल, सकती है, ये भी कर सकते, सब उसमें कर वो भी सकती छाट है, सकते। हाँ वो भी छाट सकती है, पर आजकल तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल बहुत होंगे फर्क उनमें होता तो, है, हाँ, हाँ गवर्नमेंट बहुत प्राइवेट फर्क में होगा, भी और हिंदी इंग्लिश में हाँ बहुत फर्क होता नहीं तो अपन जैसे मान लीजिए लेकिन गवर्नमेंट स्कूल लिए तो गवर्नमेंट स्कूल ज्यादातर हिंदी मीडियम के स्कूल है। है। राइट हाँ राइट। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहती हूँ आप पंखुड़ी को कि हाँ। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कभी भी गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल नहीं, का, हाँ, दो नहीं 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 कंपैरिजन आप कर ही नहीं नहीं सकते कंपैरिजन। देखो, और आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना एरिया बढ़ा सकते हैं कि आपने गवर्नमेंट स्कूल में कुछ ज्यादा हाँ स्कूल कर लिए, प्राइवेट में कुछ, बट आप कंपेयर नहीं कर सकते गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल को कभी भी। सेम प्लेटफॉर्म पे जो चीजें होती है उनमें कंपैरिजन होता है। हमेशा कंपैरिजन का मुद्दा क्या है, आप कंपैरेटिव अप्रोच पढ़ो कि दोनों चीजें समान होनी चाहिए, त्रुटि है बिल्कुल, असमान चीजों में तुलना नहीं करो, नहीं कर सकते गवर्नमेंट है और ना, प्राइवेट गवर्नमेंट प्राइवेट में तुलना नहीं करो, आप रूरल अर्बन स्कूल का का लेवल कंपैरिजन ले, कर हाँ सकते हैं। ऐसे, हाँ ये चीज ध्यान आपको देने की पूरा, बहुत जरूरत है। हाँ बहुत सही प्रतिभा, बहुत सही कहा। थैंक यू सो और मच। फिर थैंक यू, क्लियर मैं हुआ ना? बोलूं? हाँ मैं बोलो बोलूं? बोलो, Yes, हाँ बोलो। आज की दोनों वक्ताएं हमारी महिला प्रतिनिधि के रूप में छा गई हैं हमारे पटल पे, है ना। बहुत अच्छा लगा और सबसे खुशी की बात है कि आज जितना पार्टिसिपेशन हमारे पार्टिसिपेटर्स का रहा है, क्योंकि उनकी बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। उन्हें ये लग रहा है कि हमारी, क्योंकि पीएचडी में इतने सारे प्रॉब्लम्स होते ही हैं बच्चे स्टार्टिंग में, तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई उनके बिल्कुल गॉड फादर गॉड मदर जैसे उनको हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है कि तुम हमारे पास आओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ, अपनी शंकाएं बताओ, हम आपके पास सारे सोल्यूशन बता देंगे। तो ये बच्चों को हम लोग एक बार, आप देखिए, आप बच्चे तैयार जितने हूं भी मैं, पीएचडी, हाँ, आप सब पीएचडी कर रहे हो, हमारी जहाँ पे भी हेल्प लगेगी किसी को भी, सब बिल्कुल लोग बिल्कुल, हम लोग सब, टीचर्स हाँ कम्युनिटी से हैं, तो हम लोग बिल्कुल, हमेशा हाँ हेल्पिंग गेम में रहते हैं। तो आप लोग किसी से भी, अंशु मैडम के पास सबके नंबर है, अंशु मैडम हाँ, खुद सब इतने बोलो। मतलब क्वालिफाइड है और कुछ खुद भी क्वालिफाइड मतलब, है ना, तो इसलिए आप लोग जितने भी स्पीकर्स आपके पास में आए, आप किसी से भी हेल्प लेना चाहते हैं तो मैं श्योर करती हूँ कि यदि आप पर्सनली उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो आपकी जरूर अच्छा, हेल्प एक चीज करेंगे। और बता दूं, कल किसी ने पूछा था, किसी ने कल या परसों में, मैं ट्रांसजेंडर पे भी काम कर रही हूँ, तो किसी को इस विषय पे भी अगर कुछ पूछना है तो मेरे पास पूरी काफी कुछ है बताने के लिए, मैडम काफी किस कुछ पर काम कर रही हैं? ट्रांसजेंडर पे, ट्रांसजेंडर किन्नर Trans- समुदाय पे, बहुत हाँ, लोगों के साथ, उन लोगों के साथ बातचीत होती है, उसके जितने वो लोग बहुत एम्पावर्ड ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ भी काफी चर्चा होती रहती है, और अभी कुछ चल रहा है, देखिए कुछ निकल के आए तो अच्छी बात।
वैसे मैडम कुछ भी हो, ये वर्कशॉप छत्तीसगढ़ के नाम हो गई है। अरे धन्यवाद भैया, क्या बात है। नहीं मैडम, छत्तीसगढ़ के ऐसे ऐसे नाम रोशन कर दिया आपने। ऐसे परसेंटाइज निकल के आ रहे हैं कि मतलब छोटा सा राज्य है और बड़े बड़े राज्य को मात दे रहा है। अरे छोटे भी दिखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। सही बात है मैडम, सही बात है। नहीं गोविंदर जी, आपने ये अच्छी कौन बात बोला बोली है। छत्तीसगढ़ के बारे में? हम धन्यवाद देते हैं। कौन बोला छत्तीसगढ़ के बारे में? छत्तीसगढ़ के बारे में मैडम मैं बोला हूँ। गोविंदर नाम जी बताओ। आपने बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन नाम ये बताइए, हमारे नाम बताइए। देखिए सर हम जी मैडम। मध्य प्रदेश वाले भी हैं, मध्य प्रदेश के संयुक्त उसमें हुआ अच्छा, है हम लोग अपना। फॉर्मल मैडम ले लें। मैं सिर्फ ये कह रहा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कल उषा खंड मैडम का भी, वो भी फ्रॉम छत्तीसगढ़, और आज सुचित्रा मैडम फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में तो नाम बिल्कुल बताइए ना अपना, मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको। नाम बताइए। सर गोविंदर सिंह जी है मैडम, लेकिन सर आप है ना, ये बाकी हमारे स्पीकर के साथ में थोड़ा इंजस्टिस कर रहे हैं। मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि हमारे सारे स्पीकर्स बहुत वेल नोन रहे। नहीं विभा जोशी मैडम के लिए मैं बोलती हूँ। विभा जोशी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था आज। बहुत बढ़िया। सबका मैडम बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। सातों दिन बहुत एवन रहा। अच्छा, अब हम लोग फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। सुबोध जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। निश्चित रूपेण ये बहुत ही फ्रूटफुल लेक्चर रहा है मैडम, और मैं तो मानता हूँ, बस एक लाइन में कहना चाहूंगा, अंत भला तो सब भला। निश्चित रूपेण जेपी पचौड़ी सर से जो बात शुरू हुई थी, सुचित्रा मैम ने उस बात को तीसरी कर दी। बहुत बहुत बधाई मैम। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए इंदौर से निशा मोदी मैडम को सादर आमंत्रित करता हूं। निशा मोदी मैम। सभी को नमस्कार। प्रतिशत में महिलाओं की उपस्थिति के इस मंच पर दुल्हन की विदाई की रात, अंतिम रात आ गई है। कवित्री मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, और जिज्ञासाओं को शांत करने का सबसे अच्छा जो माध्यम है, सोशल साइंस में या बुद्धिजीवियों के मंच पर हम देखें तो वो रिसर्च ही है। और 7 दिवसीय रिसर्च वर्कशॉप का आज 6ठा दिन है, और जैसा कि हमारे विषय विशेषज्ञ बोल चुके हैं कि हम आज अंतिम चरण में हैं। रिपोर्ट राइटिंग हो चुकी है, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी। मैं देख रही थी कि लगभग 200 प्रतिभागियों से ये वर्कशॉप शुरू हुई थी, और अंतिम कड़ी आते आते 133 प्रतिभागी बचे हुए हैं। हाँ, वो भी भागने की स्थिति में। आज 3 व्याख्यान हुए हैं। पहला व्याख्यान जो हुआ था डॉक्टर साहू सर, रविशंकर विश्वविद्यालय, इन्होंने कल के गजपाल सर के व्याख्यान में ही कुछ जो जिज्ञासाएं थी उसको आगे इन्होंने बढ़ाया है, और रिव्यू लिटरेचर में रेफरेंस कैसे लिखे जाएंगे। तो रेफरेंस लिखने की बहुत सारी जो विधाएं हैं, उन विधाओं का उन्होंने जिक्र किया है, और किसी एक विधा के माध्यम से किस तरह से आप रेफरेंस लिखेंगे अपने रिसर्च पेपर में या थीसिस में, यह उन्होंने बताया है। उन्होंने अपने लेक्चर में कि डॉक्यूमेंट्स या प्रलेख का इस्तेमाल जो 1971 से शुरू हुआ है लगभग, और उद्धरण के 15 कारण उन्होंने बताए हुए हैं कि किस तरह से हम टाइटल से लेकर अंत तक अपने रेफरेंस को देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर शुरू हुआ था, हमारी आदरणीय सम्मानीय विभा जोशी मैडम, प्रणाम। इस मंच से या वर्चुअल मंच से आपसे मेरा एक छोटा सा परिचय है। दूसरा व्याख्यान मेरी सखी का ही था, सुचित्रा मैडम सर। उनसे मेरा पूर्व परिचय था प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन वर्चुअल मंच ने उसको प्रगाढ़ता में बदल दिया। जोशी मैडम के व्याख्यान में डेटा प्रोसेसिंग
इसकी जो शुरुआत जो हम लोग रिसर्च में करते हैं 5 का, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, यहाँ से मैडम ने शुरुआत की थी कि हमको रिसर्च करना है तो क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करेंगे, और उसके लिए जो विभिन्न शोध के चरण हैं उसमें जो पिछले व्याख्यान में पिछले 5 दिवस में हम लोगों ने वो पूरी रिसर्च कर ली है। और जो सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है कि शोध के दौरान हमने जिन तथ्यों को संकलित किया है उस संकलित तथ्यों को हम एनालिसिस करके रिपोर्ट राइटिंग में कैसे बदलेंगे। जोशी मैडम ने डेटा क्या है, डेटा के प्रकार क्या हैं, डेटा के प्रकार में उन्होंने 4 या 5 प्रकार उन्होंने बताए हुए थे। रिव्यू लिटरेचर का उन्होंने उल्लेख किया था, मैनुअल, मशीनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और रियल टाइम प्रोसेसिंग का उन्होंने उल्लेख किया था। तथ्य संकलन में प्राइमरी तथ्य संकलन और द्वितीयक संकलन के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। और सबसे जो अंतिम, जिसमें शायद सारे नए स्टूडेंट्स जो हैं, नए रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया था, तथ्य संकलन में सैंपलिंग, ट्रायंगुलेशन, चेकिंग, डेटा एडिटिंग, कोडिंग डेटा, टेबुलेशन, ग्राफिक, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी बताया था उन्होंने, पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, और लास्ट जो उन्होंने बताया था, जो मैं रास्ते में गाड़ी चलाते हुए सुन रही थी, जो मुझे भी सुनना था लेकिन मैं उसको बहुत अच्छे से नहीं सुन पाई थी क्योंकि मैं कॉलेज से घर आ रही थी। तो लास्ट का जो मैडम का लेक्चर था, जो 10-15 मिनट का लेक्चर, 15 मिनट का लेक्चर था, वो मैंने उस समय ही सुना हुआ था। उसमें मैडम ने एक बॉक्स के माध्यम से और एक लीफ ट्री या कुछ इस तरह के जो 2 चीजों का उन्होंने उल्लेख किया था। शायद रिसर्च मेथड में वह 2 चीजें ही हैं जो मुझे नहीं आती और मैं उसको नहीं सुन पाई, लेकिन मैं मैडम से बाद में संपर्क करूंगी और उसको समझने की कोशिश करूंगी और उसको अप्लाई भी करूंगी। लास्ट में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज थी कि जब हम पूरी डेटा प्रोसेसिंग से गुजर चुके होते हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा क्लीनिंग करना या डेटा को क्रॉस चेक करना। उसमें जो चीजें हम लोग छूट गए हैं या ओवरलैपिंग हो गई है तो उसको हम सुधार करना चाहिए। और लास्ट उन्होंने बताया था डेटा एडजस्टिंग और अंत में आता है डेटा एनालिसिस। तो इस तरह से डेटा क्या है और लास्ट में पूरे स्टेप से गुजर के डेटा एनालिसिस, शंका समाधान में, समस्याओं के समाधान में, प्रश्न उत्तर में जितने भी प्रश्न खड़े हुए हैं, सबसे पहले तो मैडम का व्याख्यान ही इतना स्पष्ट और इतना क्लियर था कि प्रश्न नहीं थे, लेकिन स्वाभाविक है कि मानव जिज्ञासु है तो अपने प्रश्नों का समाधान करेगा और वह प्रश्नों का समाधान उनको हो गया। इसके लिए मैं सम्माननीय जोशी मैडम के लिए इस मंच की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अभिव्यक्त करती हूँ। डेटा एनालिसिस के बाद जो शोध की अंतिम कड़ी होती है रिपोर्ट राइटिंग। आदरणीय सुचित्रा शर्मा मैडम जो दुर्ग महाविद्यालय से हैं, मेरे को हिला रही हैं कि मैं आदरणीय नहीं बोला। इस मंच के लिए आज आप आदरणीय हैं और मेरे लिए भी प्रिय होने के साथ साथ आदरणीय भी हैं। आज हमारे मंच की आप विषय विशेषज्ञ हैं तो आदरणीय और सम्मानीय तो हैं ही। रिपोर्ट राइटिंग में आपने एक जो फार्मूला बताया है 10 + 5 + 3 + 2। रिपोर्ट राइटिंग क्या है, रिपोर्ट राइटिंग के प्रकार, रिपोर्ट राइटिंग की विशेषताएं और बाद में पूरी रिपोर्ट राइटिंग को उन्होंने मेन 3 पार्ट में बांटा है। परिचयात्मक पहला, फिर मेन बॉडी और लास्ट में कंक्लूजन बॉडी और बिब्लियोग्राफी और जो सब चीजें। इतने स्पष्ट तरीके से एक एक चीज को मैडम ने समझाया है कि बात वही आती है कि किसी भी तरह के प्रश्न, किसी भी तरह के डाउट नहीं बनते। जो बहुत सारी बस्ट
सखियां, मित्र, सर यहाँ मौजूद हैं। उनके मन में जो थोड़े से डाउट थे, जो विस्मृत हो गए थे, वो फिर से रिकॉल हो गए हैं। और जो नव समाजशास्त्री हैं या सोशल साइंस के जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी की इस वर्कशॉप से पहले चरण से हमें क्या करना है, यह क्यों है, वहां से लेकर रिपोर्ट राइटिंग तक, ये सब चीजें आज हमारी रिसर्च वर्कशॉप में हो चुकी हैं। हमारे जो दोनों सम्मानीय सुंदरी हैं, उनके लिए मैं एक दो लाइन बोलना चाह रही हूँ। आपके साथ आपकी यादें और उम्मीदें मिलें। आप एक बार मिले, लेकिन यहाँ तजुर्बे लोगों को 1000 मिले। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में जो इस वर्कशॉप की मेन बॉडी है, आयोजक समिति, लखनऊ विश्वविद्यालय, अंशु मैडम का कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज लखनऊ, KRG कॉलेज ग्वालियर और उत्तर प्रदेश समाजशास्त्र परिषद। सलाहकार समिति में आभा चौहान मैडम, दिवाकर सर, सिंह सर, रश्मि मैडम, मुकेश सर, मंजू मैडम, संदीप जी, किरण जी, प्रीति जी, श्रेया जी, अनिल जी, सुशील जी, बालक राम जी, रमेश जी, प्रतिभा जी, ज्योत्सना जी, सत्या जी, सुनीता जी, पुष्पा जी, लता जी, ज्ञानेंद्र जी और कल्पना जी। ये सभी आयोजक समिति में और सलाहकार समिति में थे। इनके लिए हार्दिक धन्यवाद पूरे मंच की तरफ से, पूरे प्रतिभागियों की तरफ से, कि उन्होंने यह, उनके ही अथक प्रयास से आज जिज्ञासाओं का समाधान हुआ है और एक रिपोर्ट के रूप में हमारे सामने मौजूद है। मेरी बहुत सारी उत्तर प्रदेश मंच, मध्य प्रदेश मंच, छत्तीसगढ़ मंच, राजस्थान मंच और बहुत सारे लोग जिनको मैं नहीं जानती हूँ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। और सबसे अधिक धन्यवाद हमारे प्रतिभागी, जितने भी शोधार्थी और स्टूडेंट इस मंच से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार। टेक्निकल टीम में अखिलेश जी और उनकी जो टीम है, उनके लिए धन्यवाद। और सबसे लास्ट में हमारी जो प्रिय सखी है अंशु जी, उनके लिए धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे इस के लायक समझा कि मैं अंतिम विदा की अंतिम दिन, अंतिम रात का आभार अभिव्यक्त कर सकूं। और कल हम फिर इस मंच पर मिलेंगे। सभी का हार्दिक धन्यवाद। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे सामने इतने विद्वान जन मौजूद हैं। धन्यवाद, धन्यवाद निशा। थैंक यू अंशु। थैंक यू निशा मैडम। एक सेकेंड। आपने कहा कि इस मंच पे हम मिले और मैं ये इच्छा रखती हूँ कि हम बार बार मिले। मैडम मैं आपको 2-3 बार पहले भी सुन चुकी हूँ, जरूर मिलेंगे। और फेसबुक में हमारी फ्रेंडशिप हल्की सी तो है। जी हेलो भाई वाली। हाँ, हम लोग बार-बार मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे मिलकर। मैडम एक बार आए थे बिलासपुर बायवा लेने, मेरे कैंडिडेट का सर आए थे, आप साथ में आए थे, गेस्ट हाउस में हम लोग मिले थे। साधना मैम, साधना मैम एक इंफॉर्मेशन दे दें। साधना मैम, बस सभी को आगे के जितने भी रिकॉर्डिंग PPT हैं वो आपको शेयर की जाएंगी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। जिसके पास मेरा नंबर नहीं है, मैंने चैट बॉक्स पे दिया था, प्लीज सेव कर लें। इस वर्कशॉप के बाद डिलीट कर दें कोई, लेकिन जो अगर आपको जो PPT या जो भी और सूचनाएं चाहिए थी, बार बार लोग डिमांड कर रहे हैं, वो मैं पूरी वर्कशॉप के बाद सबको शेयर करूंगी। तब तक आप मेरा नंबर जरूर सेव कर लें। अंशु, कल 4 बजे, कल फिर 4 बजे हम लोग मिलेंगे। वैलिडिक्टरी सेशन है कल, हम लोग 4 बजे फिर मिलेंगे। मैडम आपके व्हाट्सएप नंबर जो हमारे पे आप भेज रही हैं, उसी पर भेज दीजिएगा पूरी रिकॉर्डिंग। मैं डॉक्टर सबके पास नहीं है, मैं बराबर सूचना दे रही हूँ, बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। चूंकि मैं सूचना दे रही हूँ, उनके पास मेरा नंबर नहीं सेव है, इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि सब लोग सेव कर लें वर्कशॉप तक। ब्रोशर में भी है
और मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स पे भी लिखा हुआ, मैंने लिख दिया 94157, प्लीज नोट कर लें, बाद में डिलीट कर दीजिएगा जरूरत ना लगे तो। 94157 55051। थैंक यू मैडम। ठीक, थैंक यू।